हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। और दोस्तों, हैप्पी न्यू ईयर टू यू ऑल। और न्यू ईयर की जो आप लोग की विश थी वो अब ट्रू हो चुकी है। आप लोग लगातार कमेंट्स में हम लोग को बोल रहे थे कि सर ट्रायंगल पढ़ा दो, ट्रायंगल पढ़ा दो। तो लो, अब आप लोग को हम लोग ट्रायंगल पढ़ा देते हैं। तो अब देखो दोस्तों, ये जो चैप्टर है ना ट्रायंगल्स का, सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल, इट बिल्ड्स ऑन कॉन्ग्रुएंसी, जो आप लोगों ने शायद 9th क्लास के अंदर पढ़ी होगी। और वहां पे दो चीजें थी, एक था साइज और दूसरा था शेप। एक क्या था? साइज और एक था शेप। तो जब ये दोनों बराबर होते हैं दो फिगर्स के तो वो कॉन्ग्रुएंट कहलाते हैं। बट अगर केवल शेप सेम है ना तो फिर वो सिमिलैरिटी कहलाती है। अब आप लोग बोलोगे सर शेप को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, क्या मतलब होता है शेप का? तो मैं आप लोगों को दोस्तों एक बहुत ही छोटी सी बात बताता हूं। इट ऑल स्टार्टेड विद एक्चुअली एस्टिमेटिंग द हाइट ऑफ माउंट एवरेस्ट। आप लोगों ने एनसीईआरटी के अंदर भी ये पढ़ा होगा कि यार आप सोच करके देखो, कुतुब मीनार इतनी बड़ी होती है, चलो माउंट एवरेस्ट तो बहुत बड़ी बात हो गई, कुतुब मीनार इतनी बड़ी है। अब आप सोच करके देखो कुतुब मीनार की हाइट कैसे नापी होगी। ऐसे इंच टेप लेकर के तो कोई बढ़ चढ़ा नहीं होगा कि भाई एक आदमी के ऊपर एक आदमी चढ़ गया, एक आदमी के ऊपर एक आदमी चढ़ गया। तो लोगों ने क्या कहा, एक आदमी यहां खड़ा हो गया, राइट। उसने क्या बोला कि यार मतलब थोड़ा सा ऐसा मान लो कि वो आदमी 75 मीटर पे खड़ा हो गया, राइट। अब एक आदमी यहां पे आया, उसने फोटो खींच दी इसकी। अब फोटो मस्त दिख रही है, ये उसमें कुतुब मीनार है, 75 मीटर पर ये आदमी है। फिर उस आदमी ने ऊपर देखा, ये लाइन ऑफ साइट, मतलब इस आदमी को यहां से कनेक्ट कर दिया गया। फिर देखा गया कि यार ये 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। ये 75 मीटर था, मगर उन्होंने क्या करा कि ये हाइट और ये हाइट बराबर ले ली और ये एंगल 45 डिग्री आ गया। ये एंगल तो मेजर कर ही सकते ना, फोटो में तो कुछ भी मेजर कर सकता हूं मैं। अगर मेरे पास फोटो पड़ी है, फोटो में तो कुछ भी मेजर कर सकता हूं। उससे क्या हाइट 75 मीटर आ गई। एक्चुअली अगर आप देखोगे ना, कुतुब मीनार की हाइट 72.9 मीटर टाइप है, राइट। तो ये इस तरह से जो मेजरमेंट होने लगा ना, वहां पे एक चीज दिमाग में आने लगी लोगों के कि यार अगर हमें किसी भी बड़े शेप्स के साथ, बड़े चीजों के साथ, मैग्नानिमस चीजों के साथ अगर डील करना है तो उनको कंप्रेस कर दीजिए, मतलब जूम आउट कर दीजिए। ऐसा करते हैं ना हम लोग, जूम आउट करते हैं, देखो जूम इन करते हैं तो चीजें बड़ी होती जाती है, जूम आउट करते हैं तो छोटी होती जाती है। इसको मैग्निफिकेशन फैक्टर कहते हैं। मैग्निफिकेशन फैक्टर मतलब आपने कितना बड़ा किया। आप सोच करके देखो, कोई भी इमेज आपके मोबाइल में अगर है तो उसको आप अगर जूम करते हो ना तो हर चीज बड़ी होती है। जैसे मैं अपना फेस अगर जूम करूं तो जिस प्रोपोर्शन से मेरी नाक बड़ी हो रही है उसी प्रोपोर्शन से मेरी आंख बड़ी होगी, उसी प्रोपोर्शन से मेरा फोरहेड बड़ा होगा। अगर ऐसा नहीं हुआ तो मैं कार्टून लगूंगा, राइट, मैं खुद को पहचान नहीं पाऊंगा। तो सिमिलैरिटी का मतलब यही होता है दोस्तों, सक्सेसिव मैग्निफिकेशन। और मैग्निफिकेशन को हम लोग कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, यह ध्यान रखिएगा दोस्तों। अगर दो पॉलीगन्स इनफैक्ट अपन आगे देख ही लेते हैं ना इस चीज को। देखिए जैसे ये ट्राइंगल्स हैं, अब ये मैंने आप लोग को बताया कि ये चीज हम लोगों ने पढ़ रखी है। अगर दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं तो उनका सेम शेप होगा और सेम साइज होगा। बट अगर ये दो सर्कल्स को देखो, इनका है ना साइज अलग अलग दिख रहा है आपको, मगर शेप सेम है। किसी भी एंगल से देखो ये सेम है। तो ये सारे जो सर्कल्स होते हैं ना ये सिमिलर होते हैं, क्योंकि बेसिकली अगर मैं इसको मैग्नीफाई करूं, इसको मैं बड़ा करूं, तो ये मैं इसको इसके ऊपर डाल सकता हूं, एज इट इज सुपर इंपोज हो जाएगा। सिमिलरली अगर इस ट्राइंगल को मैं बड़ा करूं और अगर ये इस पे सुपर इंपोज हो जाए तो इन दोनों ट्राइंगल को हम क्या कहेंगे, ये सेम शेप के हैं। बट सर क्या हो जिससे बेसिकली ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो जाएंगे? तो वो क्राइटेरिया दोस्तों साइड्स और एंगल्स होते हैं। यार देखो ट्राइंगल के 6 कंपोनेंट होते हैं, 3 साइड्स होंगी और ये 3 एंगल्स होंगे, राइट। तो अपन एक काम करते हैं, ए के सामने वाली साइड को छोटा ए बोल देते हैं, बी का सामने वाली साइड बी हो गई, सी का सामने वाली साइड सी हो गई।
तो अब देखो ये ना, ये ऐसे ऐसे बनाते हैं, इसका मतलब ये कि ये साइड इसके बराबर है, ये साइड इसके बराबर है, ये साइड इसके बराबर है, और इसलिए हम लोग बोलते हैं ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल DEF। और इसमें ना करस्पॉन्डिंग चीज याद रखना, ए के करस्पॉन्डिंग डी है, मतलब एंगल ए इज इक्वल टू एंगल डी है, बी के करस्पॉन्डिंग ई है, इसका मतलब एंगल बी इक्वल टू एंगल ई है, एंड सो ऑन। अच्छा, अब एक और चीज ध्यान रखो, ये शायद आपको आज पता चला होगा, ये है साइज, ये है शेप। तो जब सिमिलर होता है ना तो केवल शेप सेम है, इसलिए केवल ये फैक्ट यूज करता है, केवल ये चीज यूज करता है, ठीक है। तो ये जब दोनों चीजें लगाते हैं ना, आप लोग बचपन से सोचते होंगे कि सर ये दोनों ट्राइंगल जब इक्वली हैं तो केवल ये इतनी डिजाइन क्यों बना रहे हैं, ये मूछें क्यों बना रहे हैं हम लोग। तो ये मूछें इसलिए बनाते हैं क्योंकि हम शेप और साइज दोनों को सिग्निफाई कर रहे होते हैं, और जब साइज इक्वल होना जरूरी नहीं है, केवल शेप से काम हो जाएगा, तो आप लोग सिंपली ये लगा देंगे, मूछें लगा देंगे, राइट। तो इससे हमें ये पता चला दोस्तों, सारे सर्कल्स, सारे स्क्वायर्स, जितने भी रेगुलर पॉलीगन्स होते हैं वो हमेशा सिमिलर होते हैं बेटा। बट जनरली क्या होता है सर, जनरली जो केस होता है उसमें क्या होता है यार, जनरल वाले केस के अंदर दोस्तों क्या होता है, बेसिकली करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होने चाहिए और साइड्स प्रोपोर्शन में होनी चाहिए। ये ध्यान समझिए, इसको एग्जांपल से समझाता हूं मैं। देखो ये दोनों केसेस होने चाहिए, बोथ रिक्वायर्ड, ये दोनों ही चीजें रिक्वायर्ड है गाइस। किसी भी एक चीज के कम होने से गड़बड़ हो जाएगी। जैसे आप देखो, ये मैं एक स्क्वायर बनाता हूं 3 3 3 3, और ये मैं एक रेक्टेंगल बना देता हूं, ये 3 है, ये 3 है, ये 6 है, ये 6 है। अब यार इसके सारे एंगल्स इक्वल है, ये तो सारे एंगल्स इक्वल हो गए। अब सारे एंगल्स अगर इक्वल हो गए, सोच के देखना, दिमाग लगाना, सारे एंगल्स इक्वल है तो पहली कंडीशन तो सेटिस्फाइड है। मगर ये सिमिलर नहीं है। सिमिलर क्यों नहीं है? क्योंकि अगर मैं इसको जूम करूंगा तो मैं इसको इसके ऊपर पटक नहीं पाऊंगा, और अगर मैं ये नहीं कर पा रहा हूं, अगर मैं इसको इसके ऊपर नहीं डाल पा रहा हूं, इसका मतलब ये सिमिलर नहीं है। जूम करने पर इसके ऊपर पटक देना चाहिए, यही होता है। तो इन दोनों में से अगर कुछ भी वायलेट होगी ना, तो फिर बेसिकली बेटा ऐसा हो जाएगा कि वो प्रपोर्शन में नहीं है। और इसका देखो उल्टा केस भी, आप बोलोगे सर ये तो समझ में आया कि अगर पहला हो और दूसरा ना हो तो सिमिलर नहीं होता। क्या पता दूसरा हो जाए और पहला ना हो, मतलब साइड्स सेम प्रोपोर्शन में हो। तो ये लो भाई, रोम्बस ले लो, ये रोम्बस ऐसा हो सकता है ना जो इक्वी, सारी साइड्स इक्वल है मगर अब सारे एंगल इक्वल नहीं है, तो गड़बड़ हो गई, फिर से गड़बड़ हो गई ना। तो ये चीज दोनों दोस्तों एग्जांपल है। अब यहां पे दोस्तों क्या है ना, ट्राइंगल इकलौता ऐसा पॉलीगन है जिसमें ये होने से ये अपने आप हो जाता है, ये होने से ये अपने आप हो जाता है। मतलब आप देखो, क्वाड्रिलेटरल तो मैंने बनाए हैं, 2 क्वाड्रिलेटरल मैं ऐसे चूज कर सकता हूं जहां पे सारे एंगल्स इक्वल है मगर साइड्स प्रोपोर्शन में नहीं है। मैं ऐसा क्वाड्रिलेटरल भी ले सकता हूं जहां पे सारी साइड्स प्रोपोर्शन में है मगर एंगल्स इक्वल नहीं है। बट ट्राइंगल में क्या होता है, ये फर्स्ट स्टेटमेंट दूसरे को इंप्लाई करता है और दूसरा स्टेटमेंट पहले को इंप्लाई करता है। करेक्ट है गाइस? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है दोस्तों। आज हम लोग है ना पूरा ढंग से पढ़ने की कोशिश करेंगे। ऑब्वियसली इसके अंदर थेल्स थ्योरम, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, कॉन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, एरिया थ्योरम्स, ये सब चीज़ें हम लोग कवर करेंगे दोस्तों इस लेक्चर के अंदर। और कोशिश होगी कि आपको पूरी चीज़ समझाई जा सके। बट इसका बेस्ट यूज़ तभी है जब आप इसकी प्रैक्टिस करोगे और जितने भी प्रूफ मैंने बताए हैं उनको वापस से करने की कोशिश करोगे। अगर आप ये नहीं करते हैं तो ये लेक्चर दोस्तों आप लोग के लिए फ्रूटलेस हो जाएगा। राइट, चलिए अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। जैसा मैंने आप लोग को बताया है ना, इस क्वाड्रिलेटरल को देखो, ये दोनों क्वाड्रिलेटरल है ना, अगर मैं इसको जूम करूंगा तो मैं इसको इसके ऊपर पटक पाऊंगा। और आप देखोगे कि अगर मैं इसको 2x से जूम करता हूं, 2x कैसे आया भाई साहब? देखो साइड्स, देखो मैं क्या बोल रहा हूं, देखो हमेशा यहां ये देखा करो कौन कौन सा एंगल इक्वल है। एंगल ए बी सी डी, अगर मैं इस ऑर्डर में लिख रहा हूं तो ये सिमिलर कहने की कोशिश कर रहा हूं मैं पी क्यू आर एस से, राइट, क्योंकि करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल है। और अगर आप ध्यान से देखोगे तो करस्पॉन्डिंग साइड्स भी सेम प्रोपोर्शन में आ जाएंगी, करस्पॉन्डिंग साइड्स भी
सेम प्रोपोर्शन में आ जाएंगी अगर आप ध्यान से देखोगे तो। और ये प्रोपोर्शन क्या है गाइज? 1:2, 1:2 ये प्रोपोर्शन है, राइट। आई होप आप लोग को ये बात पूरी अच्छे से समझ में आ गई है। इसको अच्छे से नोट कर लीजिएगा, ये आपको नोट्स अपडेट सेक्शन में भी मिलेंगे, तो आप लोग को कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप लोग आराम से इनको कॉपी कर सकते हैं। वैसे अभी तक तो आप लोगों ने नोट्स बना ही लिए होंगे दोस्तों। इस बार ब्लॉकबस्टर शुरुआत होगी बोर्ड्स की, सबसे पहला एग्जामिनेशन ही मैथमेटिक्स का है। बहुत कम ऐसा होता है दोस्तों। आप लोग को मैं बता दूं, मैंने खुद ने भी बोर्ड्स की तैयारी तो सभी करते हैं, तो मैंने भी जब बोर्ड्स दिया था ना, तो मैथमेटिक्स के लिए पूरी अच्छे से तैयारी करने के लिए सबसे पहले यही किया था कि भाई मैं बच्चों का मैं बेसिकली जितनी भी थ्योरम है खुद से प्रूव कर लूँ, सारे एनसीईआरटी क्वेश्चन सॉल्व कर लूँ, एग्जाम्पलर के क्वेश्चन सॉल्व कर लूँ। ठीक है भाई, चलिए अब आगे बढ़ाया जाए। ठीक है, तो अब देखिए ट्राइंगल के अंदर ये दोनों चीजें ऑटोमेटिकली होती है जैसा मैंने आपको बताया, और इस राज का खुलासा किया था दोस्तों थेल्स ने, जो एक बेसिकली ग्रीक मैथमेटिशियन थे। थेल्स बेसिकली पाइथागोरस के गुरु थे, पाइथागोरस के गुरु हुआ करते थे। थेल्स थ्योरम जो थेल्स ने बनाई, उसी से बेसिकली पाइथागोरस थ्योरम प्रूव की थी सबसे पहले, a² + b² = c²। तो वो डायरेक्ट एप्लीकेशन है थेल्स थ्योरम का। ठीक है, तो चलिए अब बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम और थेल्स थ्योरम का स्टेट करते हैं। इस स्टेटमेंट को ध्यान रखिएगा दोस्तों, आपको ना जब आप प्रूव लिखोगे तो आपको लिखना पड़ेगा बाय बीपीटी। बीपीटी आप लिख सकते हो, बीपीटी इज अ वेल नोन नेम। ठीक है, इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ द ट्राइंगल टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड इन द डिस्टिंक्ट पॉइंट, देन द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो। मतलब इस स्टेटमेंट में आप लोग देखिए बेसिकली AD/DB इज इक्वल टू AE/EC हो जाता है। ये रेशो दोस्तों आता है, और इसका प्रूफ आप लोगों को याद होगा, एनसीईआरटी में सब लोगों को पता होता है। बेसिकली ये परपेंडिकुलर्स ड्रॉप किए जाते हैं, ठीक है, फिर एरियाज इक्वल किए जाते हैं, और उससे ये आंसर आता है। ठीक है, उससे ये आंसर आता है ना। इट हैज टू डू विथ कि एरिया ऑफ BED इज इक्वल टू एरिया ऑफ CED, राइट। एक हल्का सा मैं आप लोगों को बता रहा हूं दोस्तों, अब एरिया ऑफ BED को मैं हाफ BD इंटू हाफ BD इंटू, देखो ये EN इसकी एल्टीट्यूड है गाइस, है ना, EM इसकी एल्टीट्यूड है, EM हो गई, और ये CED का जो एरिया आएगा भाई बिटवीन सेम बेस एंड सेम पैरेलल, है ना, ये एरिया आ जाता है। ये ना एरिया का जो नोटेशन है ना गाइस, एनसीईआरटी में ऐसे लिखा हो, तो आप भी ऐसे लिखना, राइट। मैं इसको ऐसे लिख रहा हूं कर्ली ब्रैकेट में, मतलब इस बिग ब्रैकेट में, तो हाफ CE इंटू DC, राइट, हाफ बेस इंटू हाइट, DN लिखना पड़ेगा मुझे, सॉरी DN। तो ये EM हो गया। तो अब देखो बेटा जी, बेसिकली EM/DN आपका CE/BD हो गया, राइट, CE/BD हो गया। अब देखिए दोस्तों, एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE को अगर आप देखोगे तो वो दोस्तों हाफ बेस AD अगर मैं बेस लूंगा इंटू EM हो जाएगा, इज इक्वल टू हाफ AE अगर मैं बेस लूंगा इंटू DN हो जाएगा। तो यहां पे अगर हाफ से हाफ काटोगे तो आपको EM/DN बेसिकली बेटा जी क्या मिल चुका है, AE/AD। अब इन दोनों इक्वेशन से देखो EM/DN, तो मैं ये कंक्लूड कर सकता हूं कि CE/BD इज इक्वल टू AE/AD आ गया। अब आपको बस रीअरेंज करना है, देखो AD को ऊपर ले आओ, AD/DB इज इक्वल टू AE/EC आ गया। तो ये आपका दोस्तों हैंस प्रूव्ड हो चुका है। ये थेल्स थ्योरम का प्रूफ होता है ना। मैं बस रीट्रेट कर रहा हूं, आप लोगों को दोस्तों लिखना तो आता ही होगा, गिवन लिखना होता है, कंस्ट्रक्शन जो किया वो कंस्ट्रक्शन लिखना होता है, और फिर टू प्रूफ लिखना होता है, फिर ये सारे स्टेप्स लिखने होते हैं, कौन सी स्टेप आप क्यों यूज कर रहे हो उसकी रीजनिंग लिखनी होती है, और ये बेसिकली डिपेंड करता है कितने मार्क्स का है, राइट। तो इस तरीके से दोस्तों थेल्स थ्योरम का जो प्रूफ है वो हो जाता है, राइट। चलिए अब आगे बढ़ा जाएगा दोस्तों, अब आगे बढ़ा जाएगा।
मैंने आप लोगों को इसका प्रूफ बता दिया, लिख दिया है आप लोगों के लिए। इसका जो कॉन्वर्स होता है ना, इसका जो कॉन्वर्स भी बहुत सिंपल है। कॉन्वर्स क्या कहता है दोस्तों कि मान लो अगर AD अपॉन DB है, AD अपॉन DB अगर AE अपॉन EC के बराबर है, इस फिगर के अंदर AD अपॉन DB AE अपॉन EC के बराबर है, तो आप लोगों को दोस्तों बेसिकली ये प्रूव करना होगा कि DE पैरेलल टू BC है। तो इसके अंदर दोस्तों बाय कॉन्ट्रडिक्शन करते हैं हम बोल देते हैं कि चलो मान लो E डैश एक ऐसा पॉइंट है जिससे पैरेलल है, तो E डैश है ना, फिर आप क्या करोगे AD अपॉन DB इक्वल टू AE डैश अपॉन E डैश C करोगे, बट ये AE अपॉन EC के बराबर है, इससे E एंड E डैश को इंसिडेंट आ जाएंगे, मतलब एक ही जगह पर आ जाएंगे, राइट। जो कॉन्ट्रडिक्शन होता है बेसिकली, मतलब ये कॉन्ट्रडिक्शन आ गया, इससे बाय कॉन्ट्रडिक्शन हो जाएगा। ये प्रूफ भी दोस्तों आप लोगों ने NCERT में क्लियरली देखा होगा, ठीक है। तो अब देखो बेसिकली इस पे जो असर्शन, रीजन, केस बेस्ड ये सब क्वेश्चंस आते हैं ना, वो सब हम लोग के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उनको कैसे डील करना है और जनरली क्वेश्चंस को किस तरह से करना है जिससे इफेक्टिवली आपका आंसर आ सके, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो अब सबसे पहले देखो ये NCERT की एक्सरसाइज, ऑल सर्कल्स आर सिमिलर आ गया, राइट। एक एक करके क्वेश्चन कर लेते हैं। ऑल सर्कल्स आर सिमिलर, ऑल स्क्वायर्स आर सिमिलर अगेन। अब देखिए कौन सा ट्राइंगल सिमिलर होंगे, कौन से ट्राइंगल, भाई सारे ट्राइंगल तो सिमिलर हो नहीं सकते, कौन से ट्राइंगल, मैंने आपको अभी अभी क्या बताया, रेगुलर पॉलीगन सारे सिमिलर होते हैं। कौन सा रेगुलर पॉलीगन होता है जो ट्राइंगल होता है, इक्विलेटरल ट्राइंगल, तो यहां पे इक्विलेटरल आ जाएगा, राइट। अब देखिए टू पॉलीगन्स of the same number of sides are similar if their corresponding angles are equal and their corresponding sides are proportional। बस यही है दोस्तों। तो भाई अच्छा खासा रिवीजन हो गया है। अगर आप लोगों ने मेरे साथ साथ लिख लिया था तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, और अगर नहीं लिखा था तो कोई बात नहीं, अब आपको समझ में आ गया होगा। वैसे NCERT में एज इट इज ये दे रखा है, राइट। तो एक बार है ना आप लोग को दोस्तों अगर समझ में आ गया तो आप चैट पे ये लिख दो, इसका मतलब होता है दोस्तों अंडरस्टूड, डन एंड नोटेड। आपको समझ में भी आ गया है और आपने लिख भी लिया है। ये लिख दीजिए फटाफट से। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों हम लोग, राइट। नाउ स्टेट वेदर द फॉलोइंग क्वाड्रिलेटरल्स आर सिमिलर और नॉट। अब आप देखो दोस्तों 1.53, 1.53, 1.53, 1.53 साइड्स तो सारी प्रोपोर्शनल पे, बट एंगल्स नॉट इक्वल एंड हेंस नॉट सिमिलर, करेक्ट गाइस। तो देखो कॉमन सेंस से भी कर सकते हो, जब भी ये क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में आएंगे ना, 20 जो क्वेश्चंस आते हैं सिंगल चॉइस करेक्ट, अगर उसके अंदर आ गए तो आप लोगों को दोस्तों सीधा आंसर खट 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 टाइप करना है। आप दोनों चीजें चेक करनी पड़ेंगी। देखो एंगल्स भी इक्वल होने चाहिए, कहां पे, अगर पॉलीगन क्वाड्रिलेटरल या अबव है, मतलब 4 या उससे ज्यादा साइड्स का है, तो दोनों चेक करना पड़ता है। ट्राइंगल के अंदर दोस्तों एक चीज दूसरे को अब इंप्लाई करती है, दूसरा पहले को इंप्लाई करता है। थैंक्स टू थेल्स बाबा की जय, थेल्स की वजह से दोनों चीजें चेक करने की जरूरत हम लोगों को नहीं होती है, ठीक है। चलिए तो अब यहां पे देखो, अब यहां देखो ये सारे एंगल इक्वल है, मगर अब इनकी साइड्स का प्रोपोर्शन देखो। अब साइड्स का प्रोपोर्शन देखना, रेक्टेंगल है दोस्तों, ये 12 और 6 है, तो ये 12 और ये 6 हो जाएगा। बस आप देखो बड़े बड़ों को बराबर करो, 12/9 और 6/4.5, राइट। देखो ये 12 को 9 के करस्पॉन्ड किया, क्योंकि एंगल्स तो सारे इक्वल दिख ही रहे, 6/4.5। अब ये कितना हो गया दोस्तों, 4/3। ये भी आपका 4/3 आ रहा है। इसका मतलब ये दोनों दोस्तों सिमिलर है। मगर अब आपको ध्यान रखना पड़ेगा, क्या आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि कौन सी साइड किसके वो है, क्या बोलते हैं, सिमिलर। तो देखो CD ABCD है ना, तो देखो ABCD इज सिमिलर टू, अब AB साइड छोटी है तो इधर भी छोटी साइड से बड़ा करो, मतलब EFGH करोगे आप, बस हो गया काम। करस्पॉन्डिंगली लिखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों।
करेस्पॉन्डिंगली लिखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अब इधर देखो आप, इधर आप देखो, ये 88 है, ये 48 है। मैंने क्या बोला, ट्रायंगल के अंदर बेटा जी आप लोगों को केवल इक्वल एंगल्स देखने, इक्वल एंगल से अपने आप बाकी चीज इंश्योर हो जाती है, थैंक्स टू अगेन बीपीटी। ये 48 डिग्री, ये 48 डिग्री, अच्छा। अब ये तीसरा एंगल दे रखा है, अब 48 प्लस 42 कितना होता है, 90 होता है। तो ये जो एंगल पी है, एंगल पी जो है दोस्तों वो 180 डिग्री माइनस 48 डिग्री माइनस 42 डिग्री आ जाएगा, मतलब 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री इज इक्वल टू 90 डिग्री। अब उस वजह से ये क्या हुआ गाइस, ये 90 डिग्री आ गया। अब ये 88 और ये 90 नहीं है, तो इसका मतलब देखो एंगल ए नॉट इक्वल टू एंगल पी, इट इंप्लाइज नॉट सिमिलर, करेक्ट। ये सिमिलर नहीं है गाइस, बस यही चीज आप लोगों को समझनी होती है। तो देखो बेसिकली इसमें 3 पार्ट्स है। सबसे पहले क्या है ना, सिमिलैरिटी की डेफिनेशन क्या होती है, उससे क्वेश्चन आ सकता है। दूसरा होता है क्राइटेरियाज ऑफ सिमिलैरिटी, अलग अलग जो क्राइटेरिया होते हैं, 2 ही लार्जली क्राइटेरिया होते हैं। ए मतलब सारे एंगल्स इक्वल होने चाहिए। फिर एस होता है कि एक एंगल इक्वल है और जो दोनों बाकी साइड्स है वो प्रोपोर्शन में, सेम प्रोपोर्शन में, राइट। तो क्राइटेरियाज होते हैं और फिर एरिया वगैरह के जो एप्लीकेशंस होते हैं वो होते हैं, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब यहां पे देखिए दोस्तों, एक स्केल फैक्टर वाले क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं। द पार्किंग सिंबल इन द स्केल ड्रॉइंग इज 5 इंच वाइड एंड 7 इंच टॉल, ठीक है। फाइंड द विड्थ ऑफ द सिंबल ऑन द साइन इफ इट इज 13 इंच टॉल टू द साइन। कहने का मतलब ये है कि भाई ये दोनों जो है ना, यहां पे स्केल फैक्टर का क्वेश्चन है कि अगर मान लो इसकी जो लेंथ है और इसकी जो विड्थ है, लेंथ और विड्थ उसका रेशियो 7 और 5 है, तो यहां पे लेंथ और विड्थ का, इसको देखो, इस विड्थ को आप x मान लो, तो यही चीज दोस्तों 13/x आ जाएगी ना। तो बस आप x अगर करोगे तो 65/7 आ जाएगा। और इसमें बस ये याद रखना दोस्तों ना, यूनिट जरूर लिखना। आप यूनिट नहीं लिखोगे ना तो आधा नंबर कट जाएगा फालतू में। यूनिट जरूर लिखें दोस्तों इसके अंदर। मैंने देखा है इसके अंदर बहुत बच्चे यूनिट ही लिखते हैं और उनका जो आंसर है वो गलत आ जाता है, करेक्ट। आई होप आप लोगों को समझ में आ गई है दोस्तों, जो कहा मैंने, जो मैंने कहा है वो आपको समझ में आ गया। नहीं आया तो कोई बात नहीं, नहीं आया तो कोई बात नहीं, राइट, करेक्ट। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। चेक वेदर द गिवन पेयर ऑफ सिमिलर और नॉट। अगेन यहां देखो दोस्तों, अब ध्यान से देखिएगा, ये 30 डिग्री है, ये 6 है, ये 4 है, ये 10 है और ये 8 है। अब SAS क्राइटेरिया क्या होता है, देखो दोस्तों, SAS क्राइटेरिया क्या होता है, ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल DEF आर सिमिलर, ये सिमिलर होंगे गाइस, ध्यान से देखिएगा, इफ एंगल B अगर एंगल E के बराबर है, जैसे यहां पे देखो ये दोनों एंगल बराबर दिख रहे हैं मुझे, ठीक है, एंड AB, देखो AB अपॉन DE इज इक्वल टू BC अपॉन EF। अगर ऐसा हो रहा है इंक्लूडेड एंगल, मतलब देखो आप एक तरह से देखो, ये B जो दोनों साइड्स इंक्लूड कर रही थी, AB और BC, उन दोनों का प्रोपोर्शन सेम होना चाहिए। तो यहां पे देखो दोस्तों, ये दोनों एंगल तो बराबर है, मगर 6/10 और 4/8 बराबर है क्या, नहीं है। तो SAS क्राइटेरिया वायलेट हो गया, इस वजह से ये नॉट सिमिलर आ गया। नॉट सिमिलर आप लोगों का ये आ जाता है, राइट। नॉट सिमिलर आ गया है दोस्तों, बिल्कुल नॉट सिमिलर आ गया है, ओके। चलिए अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों, ठीक है। अब असर्शन रीजन टाइप के क्वेश्चंस करेंगे। पहला क्या दे रखा है दोस्तों, पहले स्टेप समझ लीजिए। ए ऑप्शन क्या होता है, असर्शन रीजन दोनों ट्रू है, मगर जो रीजन है ना वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। बोथ असर्शन रीजन आर ट्रू बट रीजन आर इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन। फिर सी, असर्शन ट्रू रीजन फॉल्स, असर्शन फॉल्स रीजन ट्रू, करेक्ट। तो दोनों स्टेटमेंट को पढ़ा जाएगा, उसके बेसिस पर डिसाइड किया जाएगा। तो चलो अब पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। इन ट्राइंगल ABC DE इज पैरेलल टू BC, ठीक है। तो भाई पहले फिगर बनाएंगे अपन, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही है, तो यहां पे क्या ना आपको ज्यादा स्टेप लिखने की हेडेक नहीं है। तो DE पैरेलल टू BC बन गया भैया, ठीक है। AD बेटा जी 7x-4 है, AE 5x-2 है, ठीक है। DB 3x+4 है और EC
3x है, राइट। देन x इक्वल्स टू 4, x इक्वल्स टू 4। अब आप देखिए दोस्तों, इसमें क्या है ना, थेल्स थ्योरम लगा देंगे। देखो, पाइथागोरस थ्योरम सेज दैट इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड इंटरसेक्टिंग देन द अदर टू साइड आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो। तो पाइथागोरस थ्योरम नहीं कहती ना, तो अब क्या है ना, अपने को सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। वैसे तो असर्शन ट्रू है, रीजन फॉल्स है, तो बेटा जी ये ऑप्शन नंबर सी होता है ना। कभी कभी क्या होता है कि हमें फिर सॉल्व करने की जरूरत भी नहीं है, बट फिर भी ऐसा क्वेश्चन कैसे सॉल्व होता है दोस्तों, बाय थेल्स थ्योरम। अपन कर देते 7x - 4 अपॉन 3x + 4। भाई देखो, AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC आएगा। अब AE कितना है, 5x - 2 अपॉन EC, बस क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे हम, राइट। देख लो अब इनको सिंपली मल्टीप्लाई कर दो। 21x² - 12x, फिर इनको मल्टीप्लाई करो 15x² - 6x + 20x - 8। फिर आप इसको रीअरेंज कर लो, 6x² है ना, ये कितना आ रहा है, + 14x - 26x + 8 इज इक्वल टू 0, राइट। ये आ गया है दोस्तों। अब अगर आप ध्यान से देखोगे ना, तो इसका क्या है ना, ये भी सेटिस्फाई नहीं कर रहा है 24 और 2, ठीक है। तो ये इसको लिखोगे 3x² - 13x + 4 इक्वल टू 0। फिर स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म करोगे गाइस, राइट। तो इससे बेटा जी आपका कितना आ गया, 3x - 1 x - 4। तो इससे दोस्तों x की वैल्यू देखो 1/3 आ गई है और 4 आ गई है। अब 4 एक्सेप्ट करोगे, 1/3 रिजेक्ट करोगे। तो जब भी क्वेश्चन अगर मान लो सब्जेक्टिव में आ गया ना, तो आप लोगों को बेसिकली 1/3 आप क्यों रिजेक्ट कर रहे हो उसकी रीजनिंग देनी पड़ेगी, क्योंकि 1/3 पर ये नेगेटिव आ जा रहा है। देखो आप, x की वैल्यू 1/3 पर ये <0 आ गया, विच इज नॉट अलाउड। ये तो अलाउड ही नहीं है, ये तो आप कर ही नहीं सकते, राइट। ये तो आप कर ही नहीं सकते, ये तो बहुत गलत है, ये तो क्राइम है, करेक्ट। साइड नेगेटिव थोड़ी हो सकती है। तो असर्शन ट्रू, रीजन फॉल्स, अगर इस तरह से आ जाता है तो। चलो भाई, अब इसमें केस बेस्ड क्वेश्चन आता है। केस बेस्ड के अंदर क्या है ना, देखो कुछ ना कुछ ड्राइंग आ जाएगी, उसके ऊपर बेसिस पे क्वेश्चन आएगा। तो यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं। अ स्केल ड्राइंग ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज ऑफ सेम शेप एज द ऑब्जेक्ट बट एज अ डिफरेंट साइज। द रेशियो ऑफ टू करस्पॉन्डिंग साइड इन सिमिलर फिगर इज कॉल्ड स्केल फैक्टर, ठीक है। तो जैसे इमेज वगैरह दे रखी है, ट्रेन की इमेज दे रखी है, ठीक है, बोगी की इमेज है बेसिकली। इन द फोटोग्राफ शोन द स्केल इज 1:200, वही मैग्निफिकेशन फैक्टर। द स्केल कैन ऑल्सो बी रिटर्न एज द रेशियो ऑफ टू लेंथ, कोई सी भी दो लेंथ, ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। द स्केल कैन ऑल्सो बी, इसके अंदर जैसे एक क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए बनाता हूं, रुको देखो। अब देखिए, अब क्वेश्चन क्या है, द ओवरऑल लेंथ ऑफ द इंजन इन द फोटोग्राफ अबव इफ द लेंथ ऑफ मॉडल इज 13 सेंटीमीटर। 13 सेंटीमीटर दोस्तों क्या है, लेंथ है मॉडल के अंदर जो इमेज बनाई है। तो 13 इंटू 100 आ जाएगा दोस्तों, इंटू 200, क्योंकि स्केल फैक्टर 200 था। तो ये बेटा जी 2600 सेंटीमीटर आ गया, यानी 26 मीटर आ गया। तो आंसर डी आ गया। तो इस तरह के केस बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। केस बेस्ड क्वेश्चन में सबसे अच्छी बात क्या है दोस्तों, आपको ज्यादा कैलकुलेशन नहीं दिखानी है, सीधा आंसर भी आप मार्क कर सकते हो, कोई गलत नहीं होता है, ठीक है। तो स्केल फैक्टर का ये केस बेस्ड क्वेश्चन हो गया पहला। अब दूसरा, व्हाट इज द एक्चुअल विड्थ ऑफ द डोर इन फोटोग्राफ इफ 0.5 सेंटीमीटर मॉडल में। तो अब देखो, मॉडल में अगेन 0.5 सेंटीमीटर है, इंटू 200 करेंगे, राइट। तो ये 100 सेंटीमीटर आ गया, तो 1 मीटर हो गया, विच इज ऑप्शन नंबर ए। अब यार इसमें क्या ना, ये सिली मिस्टेक मत कर देना, 100 मीटर ये जो होते हैं ना यूनिट वाली जो सिली मिस्टेक होती है, ये मत कर देना। ये सिली मिस्टेक कर दोगे तो यार पूरा मतलब गिव अप हो जाएगा फिर तो, है ना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों हम लोग। इफ टू सिमिलर, अब ये अगला क्वेश्चन है ना, केस बेस्ड पे नहीं है दोस्तों। अब आप ध्यान से देखिए दोस्तों इस क्वेश्चन को कैसे देखेंगे और कौन सी थ्योरम इसके पीछे। इफ टू सिमिलर ट्राइंगल्स हैव द स्केल फैक्टर ऑफ 6:5, विच स्टेटमेंट रिगार्डिंग द टू ट्राइंगल्स इज ट्रू। अब आप सोच करके देखो, दिमाग लगाओ दोस्तों, दिमाग लगाओ। जब आप इस ट्राइंगल को मैग्नीफाई करके ऐसे कर रहे हो, तो इनकी मीडियन लो। मीडियन क्या होती है बेटा,
जो सामने वाली साइड को आधा आधा डिवाइड करती है। एंगल बाइसेक्टर लो, एल्टीट्यूड लो, वो सभी सेम रेशियो में बढ़ जाएंगे ना। मैं आपको क्या बोल रहा था, जब मैं आपको बता रहा था ना कि अगर मैं अपनी इमेज को जूम करूं, अब तो सोचो मेरी नाक अलग तरीके से मैग्नीफाई हो रही है, होठ अलग तरीके से मैग्नीफाई हो रहे हैं, आईज अलग तरह से मैग्नीफाई हो रही है, तो फिर तो कार्टून लगूंगा मैं। तो मैग्निफिकेशन का मतलब यही होता है, स्केल फैक्टर का मतलब यही होता है कि सभी चीजें सेम प्रोपोर्शन में बढ़ेंगी। तो अब देखो, मीडियन हो कुछ भी हो, सब सेम रेशियो में बढ़ेंगी, तो वो रेशियो है ना 6/5 ही आना चाहिए। अब देखो 6/5 कहाँ आ रहा है, इधर बात चल रही पेरीमीटर की, एल्टीट्यूड की, मीडियन की, एंगल बाइसेक्टर की। अब देखो किधर आ रहा है, ये रेशियो दोस्तों 12/15 जो कि 4/5 होता है, गलत। ये रेशियो 3:2 है, गलत। ये रेशियो 18/15 जो कि 6/5 होता है, जी हाँ यही सही है, यही सही है। तो याद रखें, पेरीमीटर, मीडियन, एल्टीट्यूड, एंगल बाइसेक्टर्स, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स विल बी इन द सेम रेशियो एज द स्केल फैक्टर, दैट इज 6/5 इस क्वेश्चन के अंदर। बाकी सभी में भी आप लोगों को यही चीज ध्यान रखनी है कि स्केल फैक्टर सेम होता है, एरिया अलग चीज है। अब एरिया में क्या होता है ना दोस्तों, आप एरिया सोचो, एरिया की अगर मैं बात करूं तो बेटा जी उसमें हाफ बेस इंटू हाइट है ना, तो दो चीजें इन्वॉल्व हो गई। अब दो चीजें इन्वॉल्व हो गई ना, सोच के देखो, यह आएगी। अब दोनों ट्राइंगल का एरिया का अगर मैं रेशो कर दूं तो हाफ से हाफ कैंसिल हो गया, B/B1 इंटू H/H1। इस वजह से दोस्तों अगर मान लो स्केल फैक्टर आपका K है, तो क्योंकि हमने कहा बेस भी सेम रेशियो में होगा, हाइट भी सेम रेशियो में होगी, तो एरियाज का जो स्केल फैक्टर है वो K² आ जाता है। अभी पढ़ेंगे हम लोग इस चीज को, बट अभी मैं आप लोग को इंट्रोड्यूस कर दे रहा हूं इस चीज से, क्यों ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्यों होता है, ये आप लोगों को आई होप समझ में आ गया होगा, राइट। चलिए अब आगे बढ़ा जाए दोस्तों इस क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, इन द गिवन फिगर प्रूव दैट AM/AB इक्वल टू AN/AD। अब यहां से ध्यान से देखिएगा दोस्तों, इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं। इन द गिवन फिगर LM पैरेलल टू CB एंड LN पैरेलल टू CD, ठीक है। अब आपको क्या बोल रहे हैं, देखो AM/AB इज इक्वल टू AN/AD, ठीक है। तो अब देखो दोस्तों, मैं क्या करूंगा, मैं लूंगा पहले इन ट्राइंगल AML एंड ट्राइंगल ABC AM/AB is equal to AL/AC as triangle AML is similar to triangle ABC by AA क्राइटेरिया ऑफ सिमिलैरिटी, ऐसे लिख सकते हो। एरिया AC क्योंकि ये सिमिलर है बेटा जी, तो ये एंगल और ये एंगल बराबर आ जाएगा। ये लिखना पड़ेगा बेटा आपको, है ना, ये लिखना पड़ेगा दोस्तों आप लोगों को कि भाई ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, तो ये लिखना पड़ेगा बाय AA क्राइटेरिया ऑफ सिमिलैरिटी। और फिर उसके बाद क्या ना, आप एक के साथ पूरी कैलकुलेशन दिखा दोगे ना, तो दूसरे में आप सिमिलरली लिख सकते हो। सिमिलरली इन ट्राइंगल ALN एंड ट्राइंगल ACD AL/AC इज इक्वल टू AN/AD। फिर आप क्या करोगे बेटा जी, इसको 1 लिखोगे, इसको 2 लिखोगे, तो बाय 1 एंड 2 देखो आप, क्योंकि आपका देखो AL/AC बराबर आ रहा है, तो आप लिखोगे AM/AB इज इक्वल टू AN/AD। हैंस प्रूव्ड लिख दोगे फिर आप मस्त तरीके से, हैंस प्रूव्ड लिखना ना भूले, राइट। अगर आपने प्रूव कर दिया है तो उसका सबूत भी लिखें, हैंस प्रूव्ड, राइट, करेक्ट, करेक्ट। चलो भाई, अब आगे बढ़ा जाएगा, अब आगे बढ़ा जाएगा। अब यहां पे भी देखते हैं दोस्तों, सेम तरीके से इन फिगर DE पैरेलल टू AC। देखो जब भी पैरेलल लाइन दिखे ना आपको, आप मान लो सिमिलैरिटी होगी। जैसे मान लो, देखो सिमिलैरिटी कैसे दिखेगी आपको, या तो ऐसे दिख जाएगी, या फिर ऐसे ट्रेपीजियम में भी दिख सकती है। ट्रेपीजियम में भी देखो, ये ट्रेपीजियम में हो गया,
ठीक है, तो इसके अंदर क्या होगा ना, ऐसे आप जोड़ो, फिर इसके पैरेलल एक जोड़ो, तो ये देखो वापस से सिमिलर हो गए। पैरेललोग्राम में कैसे दिखती है सिमिलरिटी मैं आपको बता दूं। यहाँ पे कोई सा भी पॉइंट ले लो, इसको यहाँ से जोड़ दो, यहाँ पे कोई सा भी पॉइंट ले लो, इसको यहाँ से जोड़ दो। अब देखो ये और ये पैरेलल है बेटा जी, तो ये एंगल इस एंगल के बराबर होगा, ये एंगल इस एंगल के बराबर होगा, तो ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो गए। तो इस तरह से अलग अलग कॉन्फ़िगरेशन आप लोगों के सामने आएंगी, कुछ भी आप लोगों से पूछा जा सकता है। अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है, अगर आपने हर एक चीज प्रूव कर रखी है ना, तो किसी भी क्वेश्चन में आप नहीं फंसोगे, ये मेरी गारंटी है। इसीलिए कह रहा हूं बिल्कुल हर चीज फर्स्ट प्रिंसिपल से पढ़ो, हर एक चीज का प्रूफ आपको आना चाहिए। शॉर्ट ट्रिक अच्छी चीज होती है, SCQ में काम आ जाएगी, मगर जब सब्जेक्टिव की बात आएगी तो आप लिख नहीं पाओगे उसको, अगर आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं है तो। ठीक है, तो अब यहां पे क्या बोल रहा है भाई, BF/BE इज इक्वल टू FE/EC, ये बोल रहा है दोस्तों। तो देखो अब BF/AC की बात चल रही है ना, तो क्योंकि ये दोनों पैरेलल है, सीधी सी बात है, BF/FE इज इक्वल टू BD/DA बाय BPT, राइट। BPT का डायरेक्ट कंक्लूजन है ये तो। ठीक है, अब देखो बेटा जी, ये और ये बराबर है, ये और ये सिमिलर है, तो उससे लिखेंगे हम BD/DA इज इक्वल टू BE/EC, राइट राइट। तो अब आप देखो इन दोनों की कृपा से आपका BE/EC इक्वल्स टू BE/FE आ गया, राइट। BE/EC, एक मिनट रुकिए, BE/FE, BF आएगा यहाँ पे, सॉरी, तो यहाँ पे BF आएगा, माय बैड, यहाँ पे BF आएगा, क्योंकि यहाँ पे BF आएगा ना, इतना ही तो है, BF/FE, राइट। इन दोनों ट्राइंगल में, यहाँ पे मैंने कौन से ट्राइंगल में लगाई है गाइस, ट्राइंगल BFBEA में BPT लगाई है, BEA में सिमिलरिटी लगाई, ताकि ये जहाँ पे FD पैरेलल टू EA थी, ये पूरा पोर्शन उसमें सॉल्व किया बेटा जी। ये जो पोर्शन है ना, मैंने कहाँ पे सॉल्व किया, ट्राइंगल BAC में, जहाँ पे आपकी ED पैरेलल टू CA थी, राइट। यही देख रखा है यहाँ पे, देखो DF पैरेलल टू AE, DE पैरेलल टू EC, ठीक है। तो BE अपॉन, अब यहाँ पे देख लो आप, है ना, पूरा लिखेंगे हम लोग, BF/FE इज इक्वल टू BD/DA तो लिखी थी मैंने यहाँ पे, BE/EC, और फिर आप रीअरेंज कर लो, BF/BE इज इक्वल टू FE/EC, राइट। हेंस प्रूव्ड, हेंस प्रूव्ड लिखना ना भूले, हार्दिक पांड्या नहीं है, ये HP है ना, हेंस प्रूव्ड है, ओके। हेंस प्रूव्ड लिखना ना भूले आप कभी भी। ये हो गया भाई, इस तरीके से आपको लिखना पड़ेगा दोस्तों। अब यहाँ पे भी देखिए दोस्तों, गिवन लिखिए, टू प्रूव लिखिए, जितना ये अच्छे से लिखेंगे ना उतने अच्छे नंबर मिलेंगे। पहले तो हमारे टाइम पे तो ना दोस्तों हर जगह नंबर काट लेते थे, हमारे टाइम पे तो बहुत डिफिकल्ट मार्किंग होती थी, अगर आपने गिवन वगैरह भी नहीं लिखा ना तो नहीं देते थे। यहाँ आजकल क्या है ना, अगर आपका इंटेंट सही है ना, जैसे आपने बेसिक बेसिक चीज़ें सही लिख दी है, तो भी पूरा नंबर मिल जाता है। ओके, चलिए भाई आगे बढ़ते हैं हम, ठीक है। नाउ यूजिंग थ्योरम 6.1, बेसिकली वही है, NCERT का ही है। तो यूजिंग थ्योरम 6.1 क्या होती है, 6.1 बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम होती है। प्रूव दैट लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड पैरेलल टू द बाइसेक्ट द थर्ड साइड, रिकॉल दैट यू हैव प्रूव्ड इट इन क्लास 9th। क्लास 9th पे अपन लोगों ने इसको प्रूव किया हुआ है, अलग तरीके से किया था, इसके अंदर पैरेललोग्राम वगैरह बनाया था, याद हो तो आपको, ठीक है। तो अब देखिए क्या कह रहा है कि भाई ये दोनों मिड पॉइंट है। पहले इसको आप पूरा अच्छे से स्टेट करेंगे, राइट। यहां पे क्या दे रखा है, AD इक्वल टू DB है, AE इक्वल टू EC है, एंड इट इंप्लाइज DE इज हाफ ऑफ BC, ठीक है। तो अब देखो सीधी सी बात है, इन दोनों से क्या मैं ये कंक्लूड कर सकता हूं AB इज ट्वाइस ऑफ AD। क्या मैं इससे ये कंक्लूड कर सकता हूं AE इज AC रादर ट्वाइस ऑफ AE। अब आपको मजा आ गया है, क्यों, क्योंकि पैरेलल लाइन की वजह से आपने ये बोल दिया है ADE
इज सिमिलर टू ट्राइंगल एबीसी। इसका मतलब बेटा जी देखो सिमिलर है ना, सिमिलर ध्यान रखना, AD अपॉन AB इज इक्वल टू AE अपॉन AC इज इक्वल टू DE अपॉन BC। अब ये रेशियो बेटा यहां से 1/2 आ गया। क्या आपका हैंस प्रूव्ड हो गया ये? हार्दिक पांड्या हैंस प्रूव्ड। क्या हार्दिक पांड्या हो गया ये? समझ में आया आप लोगों को? समझ में आया? बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये, और ये भी एक नोन थ्योरम है जिस पे डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। इस पे एप्लीकेशन वाले क्वेश्चन भी आ सकते हैं, ये लेंथ दे देगा, ये लेंथ पूछ लेगा, ये लेंथ दे देगा, ये लेंथ पूछ लेगा। ठीक है, तो इसके अंदर जो एक सिली मिस्टेक बच्चे करते हैं ना, वो मैं आपको बता दूं कभी कभी करते थे बच्चे, पता नहीं क्यों करते। जैसे मान लो ये 2 दे रखी है, मतलब एग्जैक्टली मिड पॉइंट थ्योरम नहीं, ये 4 दे रखी है, ये 3 दे रखी है, ये 6 दे रखी है। अब मान लो ये 4 दे रखी है, इसको वो 8 कर देता है, 8 नहीं आएगी भाई। देखो इधर 1:2 का रेशियो है, इधर 1:2 का रेशियो है, तो इधर 1:2 का नहीं, इधर 1:3 का रेशियो होगा, 1:3 का रेशियो होगा, तो ये 8 नहीं होगी, 12 होगी। और ये वो बच्चा गलत नहीं करता है जो प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप हर एक चीज लिखता है। जो बच्चा स्टेप बाय स्टेप लिखेगा उसका गलत नहीं होगा, ये पक्का है। ठीक है, ठीक है, तो ये चीज आप लोग ध्यान रख लें। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इन द गिवन फिगर DE इज पैरेलल टू OQ। देखो सेम तरीके का, तो अब ये क्वेश्चन है ना आप लोग के लिए होमवर्क है। ये क्वेश्चन दोस्तों आप लोग के लिए होमवर्क है। आप लोग ये सॉल्व करेंगे और कमेंट सेक्शन में डालेंगे। कमेंट सेक्शन में जो डालेगा वो इसी के बारे में पता चलेगा। अगर आप लोग मेहनती हैं, अगर आप लोगों के अंदर जुनून है कि भाई हमें अनअकैडमी के इस प्लेटफॉर्म से, 10th OG प्लेटफॉर्म से हम लोगों को पढ़ना है, आप लोग सर बहुत मेहनत कर रहे हो, हम भी मेहनत करने को तैयार हैं, हम रेसिप्रोकेट करने को तैयार हैं, तो मैं तभी मानूंगा जब आप लोग यहाँ तक पहुँचेंगे और इस क्वेश्चन को करेंगे और कुछ 1-2 स्टेप्स वहाँ पे कमेंट सेक्शन में डालेंगे। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ा जाए। ठीक है, ये सेम क्वेश्चन है दोस्तों, वापस से मैं होमवर्क लिख दे रहा हूँ इसको। ठीक है, अब ये देखते हैं दोस्तों, अब अगला क्वेश्चन। द डायगोनल ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट O सच दैट AO अपॉन CO इज इक्वल टू BO अपॉन DO। तो देखो दोस्तों, ABCD ये लिख दीजिए। अब आप डायगोनल को कहां पे इंटरसेक्ट करा रहे हैं दोस्तों हम लोग? O पर। अब हमें क्या बोल रहा है? AO अपॉन OC इज इक्वल टू BO अपॉन OD। राइट। अब बेटा जी क्या मैं कह सकता हूं ये एंगल और ये एंगल इक्वल है? वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल से ये इक्वल हो गए। और ये देखिए, अब आप इनको देखना दोस्तों, आप लोग इसको आप देखो, BO अपॉन OD ये साइड्स प्रपोर्शन में, साइड्स आर इन प्रपोर्शन। तो क्या मैं कह सकता हूं दोस्तों बाय SAS क्राइटेरिया, साइड एंगल साइड क्राइटेरिया। अभी ध्यान से देखिएगा दोस्तों, AO है ना, ध्यान से देखिएगा, सिमिलर ट्राइंगल। अब AO के करस्पॉन्डिंग CO है, तो यहां पे C लिखोगे, फिर यहां B लिख रहे हो तो यहां D लिखोगे। ऑर्डर बहुत मैटर करेगा गाइस, ऑर्डर बहुत मैटर करेगा। ये सिमिलर है। अब सिमिलर होने की वजह से दोस्तों आपका ये एंगल और ये एंगल इक्वल आ गए, और ये एंगल और ये एंगल इक्वल आ गए बाय सिमिलैरिटी। देखो B के करस्पॉन्डिंग D है, C के करस्पॉन्डिंग A है। इससे क्योंकि विद BD एज ट्रांसवर्सल, ये दोस्तों क्या होती है? ट्रांसवर्सल। BD एज ट्रांसवर्सल, एंगल B इक्वल टू एंगल D है, जो कि ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है। और ये इक्वल कब होते हैं? जब AB और CD पैरेलल होते हैं। आपको बस AB और CD ही पैरेलल करना था ट्रेपीजियम करने के लिए, AB और CD ही पैरेलल करना था ट्रेपीजियम के लिए, हाँ या ना बोल दीजिएगा। इस AB और CD ही पैरेलल करना था इनको पैरेलल करने के लिए, राइट। तो ये आप लोगों का बहुत सिंपल सा इलस्ट्रेशन हो गया इस क्वेश्चन पर। क्वाड्रिलेटरल पर कैसे लगती है सिमिलैरिटी? मैंने आप लोगों को बोला था, क्वाड्रिलेटरल में देखो ट्रेपीजियम, पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम मतलब रेक्टेंगल स्क्वायर भी आ सकता है, और ट्राइंगल। यही केसेस आएंगे जहां पे सिमिलैरिटी के क्वेश्चंस बनेंगे। और सिमिलैरिटी के अंदर बेसिकली सर्कल
वगैरह कुछ नहीं आएगा, ट्राइंगल इकलौती चीज़ है जो आएगी, राइट। चलिए अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों, ठीक है। ये कुछ स्लाइड्स रिपीट हो गई है। अब वापस से एडजेसेंट चीज़ें लेते हैं दोस्तों, सेम ऑप्शन है। चलिए आगे बढ़ेंगे फिर, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन तो फिर से रिपीट हो गया दोस्तों स्लाइड के अंदर। हाँ, अब ये देखिए दोस्तों, कुछ रिकैप था वो शायद, इक्वी एंगुलर ट्राइंगल। अब जो मैं आप लोगों को बता रहा था कि इक्वी एंगुलर ट्राइंगल ये एक टर्म है जो एग्जाम में एज इट इज आएगी। इक्वी एंगुलर ट्राइंगल्स का मतलब ये होता है जिनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल है। अब जब करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल है ना, तो हम लोग क्या बोलेंगे, ए बी सी इज सिमिलर टू, सेम ऑर्डर में। अगर ए के बराबर डी है तो ए के साथ डी आएगा, बी के बराबर ई है तो यहां पे ई आएगा और ये एफ आएगा। तो ट्राइंगल के अंदर इक्वी एंगुलैरिटी इंप्लाइज सिमिलैरिटी। इक्वी एंगुलर होना सिमिलैरिटी को इंप्लाई करता है दोस्तों, ये ध्यान रखेंगे आप लोग। अगर आप लोग ये ध्यान नहीं रखेंगे तो आप लोगों से मिस हो जाएगा, और मिस हो जाएगा तो गड़बड़ हो जाएगी, ये याद रखिए। केवल एक चीज़ का ध्यान रखना है, दूसरी चीज़ मिस अपने आप ही नहीं होगी। दूसरी चीज़ क्या थी, साइड्स प्रोपोर्शन में होना, ठीक है। तो चलिए, अब मैंने आपको बता दिया, तो ये मैं रिवाइज करवा रहा हूँ आपको। ए क्राइटेरिया ऑफ सिमिलैरिटी। ए क्राइटेरिया ऑफ सिमिलैरिटी का मतलब क्या है, देखो अगर यार देखो तीन एंगल का समझा 180 डिग्री है, सोच के देखो, अगर एंगल ए एंगल डी के बराबर है, एंगल बी एंगल ई के बराबर है, और ए प्लस बी प्लस सी डी प्लस ई प्लस एफ के बराबर है, जो कि 180 डिग्री के बराबर होता है, तो सोच के देखो ना, ए से डी को काट दो, बी को ई से काट दो, अपने आप एंगल सी इक्वल टू एंगल एफ आ गया ना। तो इसका मतलब ये इक्वी एंगुलर हो गया, और इक्वी एंगुलर मतलब सिमिलैरिटी। इक्वी एंगुलर मतलब सिमिलैरिटी। आई होप गाइज आप लोग समझ पा रहे हैं इस चीज को और अप्रिशिएट कर रहे हैं, राइट। इसको एक बार नोट कर लीजिए दोस्तों, और उड़ान लिख दीजिए दोस्तों। उड़ान लिखना बहुत जरूरी होता है, उड़ान लिखना बहुत जरूरी होता है गाइज, राइट। ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इफ टू ट्राइंगल्स आर इक्वी एंगुलर देन दे आर सिमिलर, ये मैं आप लोगों को ऑलरेडी बता चुका हूं दोस्तों, ठीक है। अब आप देखिए इन ट्राइंगल पीओ क्यू, अब यहां पे दोस्तों क्या है ना, पी क्यू और आर एस पैरेलल दे रखी है। अब ध्यान से देखिए, दो एंगल इक्वल प्रूव करने हैं आपको। तो देखो, एक तो भाई हमारा वर्टिकली अपोजिट एंगल होता है जो इक्वल है। अब बेटा जी, क्योंकि ये दोनों पैरेलल है, तो गाइज ये एंगल और ये एंगल बराबर होंगे क्या, क्या कहते हैं इनको, इंटीरियर, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल बराबर होते हैं दोस्तों, 9th क्लास के अंदर हम लोगों ने पढ़ा था, ठीक है। तो ये एंगल और ये एंगल इक्वल है, ये दोनों एंगल इक्वल है बाय ए सिमिलैरिटी, राइट। बाय ए क्राइटेरिया ऑफ सिमिलैरिटी आप लोगों का सिंपली पी क्यू इज इक्वल टू पी क्यू, और मैं इसमें ध्यान रखना दोस्तों कि कौन कौन से सिमिलर है, क्योंकि पी एस के बराबर, तो ऐसे लिखा करो, पी एस, ओ कॉमन है, क्यू आर के बराबर हो गया ऑटोमेटिकली, तो ये सिमिलर हो गया, ठीक है। अब मैं एक क्वेश्चन आप लोग को पूरा लिख करके बता दूं, जैसे मान लो मुझे इसको लिखना पड़े तो मैं कैसे लिखूंगा, जैसे मैं आपको फॉर्मल सब्जेक्टिव सॉल्यूशन लिख करके बता रहा हूं, गिवन इन द गिवन फिगर, तो मैं क्या लिखूंगा, गिवन पी क्यू पैरेलल टू आर एस, ठीक है। टू प्रूव, ऐसे लिखूंगा मैं ना, पूरा सब्जेक्टिव आंसर अगर मुझे लिखना है तो मैं ऐसे लिखूंगा, राइट। अब मैं क्या लिखूंगा, प्रूफ इन ट्राइंगल POQ एंड ट्राइंगल SOR, एंगल POQ इज इक्वल टू एंगल SOR, फिर मैं लिखूंगा वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, ठीक है। अपोजिट बेटा पूरा लिखना, अपोजिट पूरा लिखना, एंगल OPQ इज इक्वल टू एंगल OSR, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, और ये जरूर लिखिएगा, एज PQ इज पैरेलल टू RS एंड PS
इज ट्रांसवर्सल, पूरा लिख दो। हल्का सा भी डाउट है ना कि यार सर ये चीज छूट रही है, लिख दो पूरा। हेंस बाय ए क्राइटेरिया ऑफ सिमिलैरिटी triangle POQ is similar to triangle SOR, hence proved। ऐसे डब्बा बना देता हूं मैं तो हमेशा, मैं तो ऐसे हमेशा डब्बा, देखो भाई देखो, मेरे 10th बोर्ड में 100 में से 100 नंबर आए थे मैथमेटिक्स में, और लार्जली क्या होता है ना, 100 में से 100 उन बच्चों के आते हैं जिनको समझ में सब चीज़ें आती है, बस लिखने में दिक्कत होती है। तो लिखने में आप ऐसे देख जाओ, एक दो सॉल्यूशंस, एक दो मेथड देख लो, एक दो सेशंस देख लो, आप लोगों को समझ में आ जाएगा पूरा। क्लियर हो गए? ठीक है, तो यहां पे आप लोग उड़ान लिख सकते हैं, यहां पे आप लोग उड़ान लिख सकते हैं। राइट? चलिए अब अगला क्वेश्चन पे आ जाते हैं हम लोग, अगला क्वेश्चन पे आ जाते हैं। एसएसएस क्राइटेरिया मतलब देखो, मैंने आप लोगों को क्या बोला था, इक्वल एंगल्स इंप्लाइज प्रोपोर्शनैलिटी, तो प्रोपोर्शनैलिटी विल आल्सो इंप्लाइज इक्वी एंगुलर, मतलब अगर तीनों साइड प्रोपोर्शन में है तो वो ट्राइंगल फिर से सिमिलर होगा, यही दे रखा है। बिल्कुल सब इंट्यूटिव है दोस्तों, अगर एक बार आप करने निकलोगे ना सब कुछ इंट्यूटिव लगेगा। एसएसएस का मतलब क्या है, अगर ए बी अपॉन DE इक्वल टू BC अपॉन EF इक्वल टू CA अपॉन FD है, इट एम्प्लाइज सिमिलैरिटी, राइट? इट एम्प्लाइज सिमिलैरिटी। ठीक है, अगेन इसको क्या ना, आप ऐसा मान लो, इसमें कैसे करते हैं, मान लो BC इज लेस देन EF है, आप क्या करोगे, फिर इस तरह से एक लाइन ऐसी बनाओगे, इस तरह से एक ऐसी लाइन बनाओगे कि XY पैरेलल है, XY इक्वल टू BC है, और फिर बाय कॉन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम आप लोगों का ये सिमिलर आ जाएगा। ठीक है, मतलब ये पैरेलल आ जाएगी लाइन, तो एंगल इक्वल आ जाएंगे। ओके, चलिए, और ये फिर तीसरा है एसएएस क्राइटेरिया। एसएएस क्राइटेरिया मैं ऑलरेडी बता चुका हूं। एसएएस क्राइटेरिया में क्या होता है बेटा जी, AB इक्वल टू DE गिवन होना चाहिए, AC AB अपॉन DE इज इक्वल टू AC अपॉन DF होना चाहिए, और एंगल ए जो इंक्लूडेड एंगल है वो बराबर होना चाहिए। ओके ओके, ये अगर इक्वल होगा ना तो आपका काम हो जाएगा, ये एक सिमिलैरिटी का क्राइटेरिया लग जाएगा। एसएएस क्राइटेरिया बहुत फेमस क्राइटेरिया है दोस्तों, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी माना जाता है। इसको एक बार लिख करके उड़ान लिख दीजिए इसको लिख करके उड़ान लिख दीजिए। ओके, करेक्ट। ठीक है, अब कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट देख लेते हैं जो सब मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। अगर आपको मैग्निफिकेशन समझ में आ गया ना तो ये सब बहुत छोटी बात है। क्या बोल रहा हूं मैं, देखो, अगर दो ट्राइंगल सिमिलर है, उनका जो स्केल फैक्टर है वही स्केल फैक्टर करस्पॉन्डिंग पैरामीटर्स का होगा, वही स्केल फैक्टर करस्पॉन्डिंग मीडियंस का होगा, वही स्केल फैक्टर करस्पॉन्डिंग एंगल बाइसेक्टर्स का होगा, वही स्केल फैक्टर करस्पॉन्डिंग एल्टीट्यूड्स का होगा। बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है दोस्तों, सेम स्केल फैक्टर रखना है। इनफैक्ट मैं आप लोग को एक बात, राज की बात बताऊं, अगर मान लो ये ट्राइंगल ABC है और ये इस ट्राइंगल के सिमिलर है, ध्यान से सुनना दोस्तों, ध्यान से सुनना, अगर मैं कोई सी भी लाइन यहां पे लूं, जैसे मान लो ये 1:2 के रेशियो में डिवाइड कर रही है, और यहां पे भी एक लाइन लूं जो 1:2 के रेशियो में डिवाइड कर रही है, इसको मैं दोस्तों P बोल देता हूं, इसको मैं Q बोल देता हूं, तो बेटा जी AP अपॉन DQ का भी वही स्केल फैक्टर होगा।
समझ रहे हो आप? क्योंकि आप सोच करके देखो, इसी को तो मैग्नीफाई करके ये बनाया है, इसी को मैग्नीफाई करके ये बनाया, तो यही लाइन एज इट इज मैग्नीफाई हो जाएगी डी क्यू में, और अगर ये लाइन डी क्यू में मैग्नीफाई हो गई तो भाई वो इसका फैक्टर भी वही स्केल फैक्टर होगा, हाँ या ना, राइट? तो बहुत सिंपल है दोस्तों, अगर सोचोगे समझोगे तो बहुत सिंपल है, नहीं सोचोगे तो फिर बहुत गड़बड़ है, ज़्यादा सोच लोगे तो और ज़्यादा गड़बड़ है। सिंपल सी बात है, स्केल फैक्टर से सोचो, अपने आप समझ में आएगा, राइट? चलिए अब आगे बढ़ाते हैं हम हमारे कारवां को, तो कुछ क्वेश्चंस अब हम लोग कर लेते हैं। चलिए आ जाइए। D and E are respectively the midpoints of side AB and AC। हमेशा नीट एंड क्लीन डायग्राम बनाइए, हमेशा नीट एंड क्लीन डायग्राम बनाइए। ये A है, ये B है, ये C है, ठीक है। BC 6 दे रखी है, DE पैरेलल टू वो दे रखी है। अब देखो D and E यार मिड पॉइंट से तो ऑटोमेटिकली हो जाती, तो DE की लेंथ क्या होगी? अभी बात हुई है दोस्तों, अगर ये 6 है तो इसकी आधी होगी, तो 3 आंसर आ गया। बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, राइट? आई होप आप लोग को दोस्तों ये समझ में आ गया। चलिए अब आगे बढ़ जाता हूं मैं। इन द गिवन फिगर डी इज पैरेलल टू बी सी, द वैल्यू ऑफ ई सी। अब देखो वापस से, अब इसको देखो बेटा, 1:3 का रेशियो है, ठीक है, ये पैरेलल लाइन है। अब ध्यान से देखना दोस्तों, अब मैं आपको बता रहा था जो मैं तो क्या कह रहा हूं, डी ई कितना दे रखा है, ईसी पूछा है, इसको एक्स मान लेंगे। खैर ये तो थेल्स थ्योरम से डायरेक्टली हो जाएगा ना, ये तो क्या थेल्स थ्योरम से डायरेक्टली हो जाएगा, 1.5 अपॉन 4.5, 0.8 अपॉन एक्स, तो 1:3 का रेशियो आ गया, तो एक्स कितना आ जाएगा बेटा जी, 2.4, राइट? अब मैं आपको इसमें राज की बात बताता हूं। मान लो ये 2 होता, मान लो, तो ये कितना होता? अब ध्यान से सुनना बेटा जी, ट्राइंगल ADE इज सिमिलर टू ट्राइंगल ABC। ये तो आप लोगों ने देख ही लिया, जैसे ही पैरेलल लाइन देखिए आपने, मजा आ जाता है आपको कि भाई दो ट्राइंगल सिमिलर मिल गए हैं। अब ध्यान रखिए, देखिएगा मैं कैसे लिख रहा हूं, AD अपॉन AB इज इक्वल टू AE, DE लेंगे ना यार, DE अपॉन BC। अब बेटा जी AD 1.5 है, मगर AB दे रखी है, तो ये दोनों को ऐड करना पड़ेगा ना, और ऐड करने की वजह से यहां पे 6 आ गया है, DE 2 है, BC यहां लिख दीजिए, तो BC आपकी ऑटोमेटिकली ये 1:4 आ गया, BC ऑटोमेटिकली 8 आ जाएगी, राइट? ये ध्यान रखिए, क्या कहा था मैंने आपको, फिर से याद दिला रहा हूं, अगर ये 1:3 है, ये 1:3 है, तो ये 1:3 नहीं होगा, ये 1:4 होगा, ओके? ये आप छोटी सी सटल चीज है जो आप लोगों को ध्यान रखनी है। अगर आप लोग ध्यान रख लोगे तो आपका काम हो जाएगा, वरना नहीं होगा, राइट? राइट? चलिए अब आगे बढ़ रहे हैं हम लोग, फिर से असर्शन रीजन वाला क्वेश्चन आ गया। अब करते हैं इस असर्शन रीजन के क्वेश्चन को, चलो फोड़ा फड़ा जाए इस क्वेश्चन को। इफ इन अ ट्राइंगल ABC लाइन DE पैरेलल टू BC, डायग्राम बना लेते हैं भाई। ट्राइंगल ABC हम लोगों को दे रखा है, ये A है, ये B है, ये C है, ठीक है। ट्राइंगल ABC, अ लाइन DE इज पैरेलल टू BC, AB को D पे इंटरसेक्ट कर रहा है और AC को E पे, देन AB अपॉन AC क्या बोल रहा है बेटा जी, AB अपॉन AC इक्वल टू AD अपॉन AE। अब एक्चुअली देखो दोस्तों, ये एक्चुअली तो ये है ना, एक्चुअली तो ये है। अब इसको देख लो बस रीअरेंज करके, आप यहां पे पहुंच पा रहे हो क्या? तो AB अपॉन AC, इसको मैं इधर लेकर के जाऊं और इसको मैं इधर लेकर के आऊं, तो AB अपॉन AC इज इक्वल टू AD अपॉन AE आ गया, बिल्कुल सही है। तो ये है तो सही। अब देखिए, इफ इन अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल इंटरसेक्टिंग द अदर टू साइड, देन द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो। तो देखो दोस्तों, करा तो हमने उसी से ही है, तो असर्शन एंड रीजन बोथ आर ट्रू, दोनों सही हो जाएंगे। ध्यान से पढ़ लेना, कुछ गलत मत कर देना। देखो, इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ द ट्राइंगल इंटरसेक्टिंग द अदर टू साइड्स, देन द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो। यही तो थेल्स थ्योरम है, अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो, ठीक है। तो ये चीज़ आ गई है दोस्तों, करेक्ट। क्योंकि देखो आपने बेसिकली देखोगे ना, तो यही चीज़ यूज़ करके इसको निकाला है,
यही चीज यूज करके आपने इसको निकाला है, इसका मतलब ये इसका करेक्ट रीजन है। तो आपका ए ऑप्शन आ जाता है यहाँ पे। जो होता है ना कि भाई असर्शन और रीजन दोनों ही सही है, और असर्शन एंड रीजन इज द करेक्ट रीजन, बेसिकली स्टेटमेंट बी इज द करेक्ट रीजन ऑफ द असर्शन। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं अब। ठीक है, अब ये देखो केस बेस्ड वाला क्वेश्चन ले लेते हैं फटाफट से इसी पे। रवि वेंट टू अ बीच विद हिज फादर, सपोज ही इज स्टैंडिंग एट पॉइंट ए, फ्रॉम पॉइंट ए व्हेन ही लुक्स एट द टॉप ऑफ शिप he finds out that both the top of ship and lighthouse in a straight line as shown। ठीक है, ठीक है, तो भाई देखो ये बेसिकली एक ऐसा डायग्राम बन गया है। अगर इसका लाइन डायग्राम हम बनाए तो टॉप ऑफ शिप और ये लेंथ 30 है। ठीक है, ठीक है भैया, ये 30 है ना। अब ये 30 मीटर है। अब ध्यान से देखिएगा क्या हो रहा है इस क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन में क्या हो रहा है ध्यान से देखिएगा। ठीक है, चलिए अब पहले आगे देख लेते हैं हम क्वेश्चन में क्या दे रखा है हमें। क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है ये देख लेते हैं। ठीक है, 30 की दे रखा है, व्हेन ही लुक्स एट द टॉप ऑफ द शिप। अब देखो, विच सिमिलरिटी क्राइटेरिया कैन बी सीन इन दिस केस इफ शिप एंड लाइट हाउस आर कंसिडर्ड एज स्ट्रेट लाइन्स। देखो दोस्तों, अब पहले आप देखो दोस्तों यहाँ पे कौन सा सिमिलरिटी क्राइटेरिया यहाँ पे लगेगा। तो ये और ये पैरेलल लाइन्स है, ये और ये पैरेलल लाइन्स है, तो एंगल्स इक्वल होंगे। तो ए क्राइटेरिया ऑफ सिमिलैरिटी यहां पे लग रहा है। ए क्राइटेरिया ऑफ सिमिलैरिटी यहां पे लग रहा है दोस्तों, राइट। आपको समझना है हमेशा, देखो बेसिकली क्या आप साइड्स प्रोपोर्शन में निकाल पा रहे हो? नहीं। मतलब दिख रही है आपको? नहीं। क्या तीनों साइड्स दिख रही है? नहीं। तो एस नहीं है, एस नहीं है, बचा क्या? ए। एंगल, क्योंकि लाइन पैरेलल है, जब भी लाइंस पैरेलल होती है तो एंगल्स इक्वल होते हैं, और जब एंगल्स इक्वल होते हैं तो ए क्राइटेरिया ऑफ सिमिलैरिटी लग जाता है। ठीक है, अब देखो, इफ डिस्टेंस ऑफ रवि फ्रॉम द लाइट हाउस इज 15 टाइम्स। अब देखो ध्यान से, ठीक है, प्लीज ध्यान से देखिएगा दोस्तों। ठीक है, केस बेस में क्या ना, ज्यादा मेथड क्या, ज्यादा कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ती। इफ द डिस्टेंस ऑफ रवि फ्रॉम लाइट हाउस, ये लाइट हाउस है, ये बोट है, इज 15 टाइम्स द हाइट ऑफ द शिप। अब आप ध्यान से देखिएगा दोस्तों, ध्यान से देखिएगा, यहां पे क्या बोल रहा है कि रवि और शिप का जो डिस्टेंस है, अगर ये x है तो ये 2x दे रखा है दोस्तों। ध्यान से देखिएगा, प्लीज ध्यान से देखिएगा यार। देखिए, रवि एंड शिप इज ट्वाइस एज मच एज द हाइट ऑफ दिस, और क्या बोल रहा है कि डिस्टेंस ऑफ रवि एंड लाइट हाउस इज 15 टाइम्स द हाइट ऑफ द शिप। तो ये 15 टाइम्स हो गया, राइट। तो बेटा जी ये 2x है तो ये 13x है क्या? ओके, ठीक है। देन द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ शिप, अब इसको ना देखो BC लिख दो, इसको लाइट हाउस LH लिख दो। तो बेटा जी ट्राइंगल RBC इज सिमिलर टू ट्राइंगल RLH। तो अब देखो आपको क्या पूछा है, BC अपॉन LH इज इक्वल टू RB अपॉन RL। BC अपॉन LH, RB 2x है, RL 15x है, तो 2/15 आ गया गाइस। तो आंसर आपका, अच्छा बस ये देख लेना शिप, मतलब ये देख लेना क्या न्यूमरेटर में रखना है क्या डिनोमिनेटर में। शिप छोटा है, लाइट हाउस बड़ा है, तो 2:15 आंसर आ गया, जो ऑप्शन नंबर सी है। तो बस फोड़ फाड़ दिया है आपने केस बेस्ड स्टडी का क्वेश्चन। केस स्टडी का क्वेश्चन बिल्कुल फोड़ दिया है आप लोगों ने दोस्तों, जैसा कि मुझे आप लोगों से हमेशा उम्मीद थी कि आप फोड़ दोगे, फाड़ दोगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ठीक है, व्हाट इज द रेशियो ऑफ डिस्टेंस बिटवीन रवि एंड टॉप ऑफ द शिप टू द डिस्टेंस बिटवीन टॉप ऑफ द शिप एंड लाइट हाउस। ठीक है, अब ध्यान से देखो दोस्तों, व्हाट इज द रेशियो ऑफ, वापस से डायग्राम बनाओ। ठीक है, वापस से डायग्राम बनाओ दोस्तों। RBCLH क्या बोल रहा है, व्हाट इज द रेशियो ऑफ डिस्टेंस बिटवीन रवि एंड टॉप ऑफ शिप, रवि एंड टॉप ऑफ शिप, ठीक है, टू द डिस्टेंस बिटवीन टॉप्स ऑफ शिप एंड लाइट हाउस।
मतलब आपसे RC अपॉन CH पूछा जा रहा है, जो कि ऑब्वियसली RB अपॉन BL होगा, जो कि पिछले डायग्राम के हिसाब से देखो ये 2x था, याद कीजिए, ये 13x था, तो 2/13 हो गया, जो कि आंसर नंबर C है। आपको एज्यूम करना है कि पिछले क्वेश्चन से कंटिन्यूएशन था, पिछले क्वेश्चन का कंटिन्यूएशन था, ऑल्दो ये क्लियरली मेंशन होना चाहिए, ठीक है, ऑल्दो ये क्लियरली मेंशन होना चाहिए। ओके, चलिए भैया आगे बढ़ जाते हैं अब अपन। नाउ D and E आर पॉइंट्स ऑन द साइड AB एंड AC रेस्पेक्टिवली। अब यहां पे देखो दोस्तों, अब मैंने कहा था ना ये सब्जेक्टिव में आ गया तो कैसे करोगे, तो पहले आप नीट एंड क्लीन डायग्राम बनाओगे, नीट एंड क्लीन डायग्राम बनाओगे, ABC, राइट। D and E are points on the side AB and AC respectively of a triangle ABC such that DE is parallel to this। ये DE है गाइस, DE है ये। अब क्या बोल रहा है, वैल्यू ऑफ x इफ AD is 4, ये x - 4 है, ये 8 है AE, एंड दिस 3x - 19। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है दोस्तों, सीधा थेल्स थ्योरम लगा दूं क्या, 4 अपॉन x - 4 इज इक्वल टू 8 अपॉन 3x - 19, इधर उधर कर देंगे, 12x 4 इंटू 3x - 19 इज इक्वल टू 8, राइट। अब देखो थोड़ा सा क्या ना सिंप्लीफाई कर दो, ये माइंडलेसली वो मत किया करो, है ना। तो ये 3x - 19 2x - 8 हो गया, तो x इज इक्वल टू 11 हो गया, राइट, 11 हो गया, करेक्ट। तो बहुत सिंपल सी बात है ये, जो आप लोगों को समझनी है, अगर समझ में आ गई तो बहुत बढ़िया, नहीं आई तो और भी बढ़िया, ठीक है। इन द गिवन फिगर, अब जैसे देखो मैं यहां पे आपको बताता हूं, AD एंड AC, ठीक है, प्रूव दैट ट्राइंगल AD एंड AC आर सिमिलर। ये दोस्तों अपन क्या मल्टीपल टाइम्स कर चुके हैं, क्योंकि आपकी ये पैरेलल है, तो A क्राइटेरिया से कर दोगे आप। अब मगर आप ये ध्यान रखना बेटा जी, अगर ये 2:3 है, ये 2:3 है, तो DE अपॉन BC, मैंने आपको बताया था ये 2 अपॉन 2 + 3 के रेशियो में होगी, तो DE अपॉन 10 हो गए, तो DE 4 आ गई, राइट। ये ध्यान रखना गाइस, ये ध्यान रखना आप लोगों को, जो मैं आप लोगों को बता रहा हूं क्लियर। ये सिली मिस्टेक बच्चे करते हैं कि ये 2:3 है तो ये भी 2:3 हो जाएगा, और आंसर 10/3 निकाल के खुश हो जाते हैं। 10/3 नहीं है आंसर, 4 है आंसर। इनफैक्ट 10/3 भी निकाल दे, 2:3 के रेशियो में किया है ना, तो 20/3 निकाल देते हैं, हाँ 20/3 निकाल देते, 20/3 आंसर नहीं है, करेक्ट। चलिए आगे बढ़ जाते हैं अब अपन लोग। अब ये पैरेललोग्राम, जैसे मैं आपको बता रहा था पैरेललोग्राम वाला क्वेश्चन, अब देखो क्या दे रखा है यहाँ पे, ये आपका एक पैरेललोग्राम दे रखा है, ABCD, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, E इज द मिड पॉइंट ऑन साइड AD, ठीक है भाई साहब, AE, ठीक है, एंड BE इंटरसेक्ट CD, BE इंटरसेक्ट CD एट F, ये F पे है। शो दैट ट्राइंगल ABE इज सिमिलर टू CFB। क्या दे रखा है, E is point on AD, is a point on AD produced of a parallelogram ABCD। AD produced and BE intersect CD at F। तो देखो AD produced है दोस्तों, तो डायग्राम अपन ने क्या गलत बना दिया है, AD produced पर है वो, ठीक है। तो आपको इसको ऐसे करना था, राइट, ध्यान से देखिए, ABCD, तो AD produced पर E है, और क्या बोल रहा है, BE इंटरसेक्ट CD F, ये F है, करेक्ट है गाइस, ये है दोस्तों। शो दैट ABE इज सिमिलर टू CFB। देखिए अब ध्यान से देखोगे आप लोग, प्लीज ध्यान से देखोगे, देखो पहले कुछ एंगल्स मेजर करते हैं, ये एंगल और ये एंगल बराबर है,
ये एंगल और ये एंगल बराबर है, ये और ये सिमिलर है ना बेटा, मतलब पैरेलल है, तो ये एंगल और ये एंगल भी बराबर है। अब क्योंकि ये और ये भी पैरेलल है तो करस्पॉन्डिंगली ये और ये एंगल भी बराबर होंगे, मतलब ये एंगल इसके बराबर होगा, ये एंगल इसके बराबर होगा। अब आ जाओ गेम में, अब गेम बनेगा। अब देखो दोस्तों, ये सब प्लॉटिंग कर दिया आप, सब चीजें फाइंड कर ली। अब देखो ट्राइंगल ABE और ट्राइंगल CFB ले लो। तो अब देखो ट्राइंगल एंगल ABE, देखो AB ये वाला एंगल किसके बराबर है, CFB के, राइट। और फिर एंगल BAE इज इक्वल टू एंगल, अब देखो ये किसके बराबर दे रखा है, इसके बराबर दे रखा है क्या, C के, तो इसको FCB, फुटबॉल क्लब बार्सिलोना, राइट। अब ये दोनों इक्वल हो गए तो बाय AA, हैंस प्रूव्ड, है ना। हार्दिक पांड्या बना दीजिए आप लोग। भाई A क्राइटेरिया से सिमिलर प्रूव हो गया ना यार, A क्राइटेरिया से मत सिमिलर प्रूव हो गया, वो A क्राइटेरिया से सिमिलर प्रूव हो गया, राइट। चलिए अब आगे बढ़ेंगे गाइस, है ना। अच्छे से अपन ने देखो क्या 2-3 क्वेश्चन में अच्छे से प्रूव करके दे दिया है। तो अब ये मेरी उम्मीद है कि आप लिख लोगे स्टेप, मैं आपको सॉल्यूशंस बता रहा हूं और कौन कौन सा क्राइटेरिया यूज करना है वो बता रहा हूं। चलिए अब देखिए, अ गर्ल ऑफ हाइट 90 सेंटीमीटर इज वॉकिंग अवे फ्रॉम द बेस ऑफ लैम्प पोस्ट एट ए स्पीड ऑफ 1.2 मीटर पर सेकेंड। इफ द लैम्प इज 3.6 मीटर अबव द ग्राउंड, फाइंड द लेंथ ऑफ हर शैडो आफ्टर 4 सेकेंड्स। देखो दोस्तों, अब आप इसको डायग्राम को अच्छे से बनाएंगे। पहले तो ये लड़की है 90 सेंटीमीटर की, ठीक है, राइट। लैंप है दोस्तों 360, अजी ये है ना, यूनिट ढंग से लिख लेना बेटा जी, 3.6 मीटर है तो 360 सेंटीमीटर होता है। अब ये दोस्तों सुंदर कन्या यहां से यहां तक गई 4 सेकंड में, 4 सेकंड में गई है और 1.2 मीटर पर सेकंड से जा रही थी वो, तो वो 4.8 मीटर चल गई है गाइस, जो कि बेसिकली 480 सेंटीमीटर होता है। तो ये सुंदर कन्या 480 सेंटीमीटर मूव कर चुकी है। चलो भाई, आप ये कह रहा है तो इसको प्लॉट भी कर लो ऐसे, राइट। तो अब देखो, बेसिकली हमें ऐसे फिगर, ऐसे शेप, ऐसी ड्राइंग पे पहुंचना है जो हमारे लिए नोन है। अब ये ड्राइंग हमारे लिए नोन है, सब चीजें यहां पर आ गई है। अब बेटा जी ये DE है ना, ये शेडो की लेंथ होती है ना। आप सोच करके देखो, यहां से लाइट आ रही है तो शेडो यहीं तक बनेगी ना, ये शेडो है, DE लेंथ निकालनी है मुझे, ठीक है। अब देखो दोस्तों, इसको मैं X लिखूंगा, राइट। अब क्योंकि ये दोनों पैरेलल है, ठीक है, तो क्या मैं कह सकता हूं, अब मैं ना डायरेक्ट ऐसे लिख रहा हूं, EDC इज सिमिलर टू EBA, EDC सिमिलर टू EBA, राइट, राइट। EDC इज सिमिलर टू EBA, ठीक है भाई साहब। अब देखो ED जो मुझे निकालनी है अपॉन DC, ED अपॉन DC इज इक्वल टू EB अपॉन AB हो जाएगा, सेम लॉजिक से, सेम लॉजिक से। अब देखो ED X है, DC 90 है, ये कितनी है X प्लस 480 है, EB अपॉन 360 है, ठीक है बेटा जी। अब देखो ये 1 हो गया, ये 4 हो गया, तो 4 को उधर ले जाऊंगा मैं, 4x इज इक्वल टू एक्स प्लस 480, 3x इज इक्वल टू 480, और लास्ट में यूनिट मत भूलना, यूनिट मत भूल जाना, 160 सेंटीमीटर आएगा, 160 आएगा, ठीक है, बिल्कुल सही जवाब। क्लियर? कोई भी दुविधा, कोई भी संशय हो तो बता दीजिएगा आप लोग। कमेंट आप लोग के लिए खुला हुआ है, कमेंट सेक्शन में हम पढ़ेंगे और फिर आपको बताएंगे। राइट, चलिए
अब एंगल DOC वगैरह सब निकालना है, ये तो मतलब ये तो लाइंस एंड एंगल्स का क्वेश्चन है, ये तो लाइंस एंड एंगल्स का है। ये 70 है तो ये भी 70 है, करेक्ट। ये 125 है तो ये 55 है, ये 55 है, ये 125 है, तो ये दोनों मिला के 125 हो गए, जो कि होता ही है। तो ये आपका फिर से 55 हो गए, ये 55 है तो ये 55 हो गए। सारे एंगल निकल गए भैया, अब तो सारे एंगल निकल चुके हैं, करेक्ट। सो दिस वॉज एन ईजियर वन, दिस वॉज एन ईजियर वन, करेक्ट। बाकी कुछ और निकालने की जरूरत इसके अंदर नहीं है। ओके, ये तो लाइंस एंड एंगल्स का क्वेश्चन है एक तरह से। लाइंस एंड एंगल्स का रिवीजन हो गया आपका 9th क्लास का, ठीक है। अब यहां पे देखिए क्या दे रखा है, QR अपॉन QT इज इक्वल टू QS अपॉन PR। शो दैट एंड एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, शो दैट एंगल PQR इज सिमिलर टू ट्राइंगल TQR। अब आप ध्यान से देखो दोस्तों, PQS और TQR को देखो, PQS और ट्राइंगल TQR, तो देखो एंगल Q इक्वल टू एंगल Q तो कॉमन ही है। अब ध्यान से देखिएगा, और आपको क्या दे रखा है, अच्छा ये चीज भी ध्यान से देखिए, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 है ना। अब एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 इंप्लाइज PQ इक्वल टू PR, ये आप लोगों को दे रखा है, ठीक है। अब क्या दे रखा है आपको, QR अपॉन QT इज इक्वल टू QS अपॉन PR। तो PR को आप PQ से रिप्लेस करोगे। अब देखो मजा आ गया आपको, QR अपॉन RT, QR अपॉन QT, QR अपॉन QT। तो अब आप इसको क्या रीअरेंज कर दोगे, QS अपॉन QR इज इक्वल टू QP अपॉन QT आ गया। देखो रीअरेंज कर दिया मैंने इसको, QS QR को उधर लेकर गया मैं। अब आप क्या करोगे इसको, बस यही तो BPT का स्टेटमेंट है एक तरह से, यही सिमिलरिटी। तो देखो ये प्रोपोर्शन में हो गई, साइड्स आर इन प्रोपोर्शन, साइड्स आर इन प्रोपोर्शन, साइड्स आर इन प्रोपोर्शन। तो बाय एंगल एक इक्वल है ही, बाय SAS ट्राइंगल्स आर सिमिलर, ट्राइंगल्स आर सिमिलर, राइट गाइस। बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर तरीके से आप लोगों को पता चल गया है। ओके ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं अब, ठीक है। ये क्वेश्चन अपन ने कर दिया था, ये क्वेश्चन देखिए, ये अब सैंपल पेपर का क्वेश्चन है दोस्तों, सैंपल पेपर का क्वेश्चन है। इन द गिवन फिगर एंगल ACB इक्वल टू एंगल CDA, ठीक है, देन द फाइंड लेंथ ऑफ AB। अब आप देखिए दोस्तों, इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल A, अब देखो क्या बराबर है, D बराबर है, C के साथ D बराबर है, C के साथ D बराबर है, तो ये ले लिया मैंने, राइट। एंगल A इक्वल टू एंगल A कॉमन है, और एंगल ACB इक्वल टू एंगल CDA दे रखा है। हेंस ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल ACD, ठीक है। तो आप देखो क्या हो जाएगा, AB अपॉन AC इज इक्वल टू AC अपॉन AD इज इक्वल टू BC अपॉन CD। अब क्या क्या दे रखा है आपको, AC आपको 6 दे रखा है, AD आपको 3 दे रखा है, तो AB 6 6 3। फाइंड लेंथ ऑफ AB पूछा है, तो AB कितना आ गया गाइस आपका 12, राइट। AB 12 आ गया, AB 12 आ गया, AB आप लोगों का 12 आ गया, करेक्ट। चलो राइट, ये लड़की वाला क्वेश्चन फिर से रिपीट हो गया है, ये वाला क्वेश्चन अपन ने कर लिया था पहले ही, ये भी अपन ने कर लिया है, ठीक है। ये क्वेश्चन दोस्तों पहले ही कर चुके थे अपन, AN वाला ND वाला। अब ये मैग्निफिकेशन वाला क्वेश्चन है दोस्तों, ठीक है। ध्यान से देखिए,
फाइंड द मिसिंग लेंथ ऑफ ट्राइंगल सच दैट गिवन ट्राइंगल्स आर सिमिलर। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, ये सैंपल पेपर्स के क्वेश्चन है। ये 4 और ये यहां से मैग्निफिकेशन फैक्टर आ गया 6 टाइम्स है, तो इसको 6 टाइम्स डिवाइड करो तो ये 7 आ गया, इसको 6 टाइम्स करो तो ये 18 आ गया। खत्म खत्म। अब इसमें क्या है ना, एक गलती मैं बताऊं आपको क्या है, आप सोच करके देखो 18 + 24 42 हो ही नहीं सकता, तो ये ट्राइंगल इम्पॉसिबल है, ये ट्राइंगल इम्पॉसिबल है ना, ट्राइंगल इनइक्वालिटी इनवैलिड हो रही है, तो ट्राइंगल इम्पॉसिबल है। तो कभी कभी बोर्ड्स के अंदर इस तरह की चीज़ भी आ जाती है। तो अगर मान लो क्वेश्चन गलत भी लग रहा है ना, ये ज़्यादा इंटेलिजेंट बच्चों के साथ भी दिक्कत होगी, बहुत सारे बच्चे तो समझ ही नहीं पाएंगे कि ऐसा हुआ है। तो ज़्यादा इंटेलिजेंट ना बने, जो दे रखा है उसके हिसाब से कर दें। लिखना चाहो तो लिख दो कि अगर मान लो ट्राइंगल पॉसिबल है तो ऐसा होगा, ठीक। वैसे तो ट्राइंगल पॉसिबल ही नहीं है। ये क्वेश्चन देखो अब क्या दे रहा है, ई इज अ पॉइंट ऑन एडी प्रोड्यूस्ड पैरेललोग्राम एबीसीडी। अच्छा, ये तो अपन ने कर लिया ना दोस्तों, ए बी और सी एफ बी को अभी अपन ने सिमिलर प्रूव कर दिया था, ये तो। अब देखो, अब इस क्वेश्चन को ध्यान से देखते हैं। ये क्वेश्चन देखो, मैंने क्या देखा ना, जब भी सीबीएसई को ऐसा लगता है ना कि यार बच्चों को तो बहुत समझ में आ रहा है, ऐसा कैसे, तो बच्चों को पता है इक्वेशन में नहीं फंसाएंगे, डायग्राम में नहीं फंसाएंगे, इंग्लिश में फंसा देंगे। ऐसा लंबा चौड़ा क्वेश्चन देकर के बच्चे देखते ही फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। अब ध्यान से पढ़ेंगे मगर अपन, Daziba is fly fishing in a stream. The tip of her finishing rod is 1.8 मीटर। ये 1.8 मीटर है, ठीक है। Above the surface of water and fly at the end of string rest on the water 3.6 मीटर away। अरे बाप रे, देखो बेसिकली ये दोस्तों स्ट्रिंग होती है, ये उसकी स्ट्रिंग होती है, राइट। जैसे अपन फिशिंग करते हैं ना, ऐसे फेंकते हैं, तो देखो फ्लाई फिशिंग इन द स्ट्रीम, द टिप ऑफ हर फिनिशिंग रॉड इज 1.8 मीटर। तो ये 1.8 मीटर अबव है, ये वाटर सरफेस से नीचे। एंड फ्लाई एट द एंड ऑफ द स्ट्रिंग रेस्ट ऑन द वाटर 3.6 मीटर अवे। देखो ये है ना टिप है, इसको ना ए बी सी लिख देते दोस्तों, थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे, ये डी है। अब क्या बोल रहा है, प्लीज ध्यान से देखिए। द टिप ऑफ हर फिनिशिंग रॉड इज 1.8 मीटर अबव द सर्फेस ऑफ वाटर, जो कि दे रखा है। एंड द फ्लाई एट द एंड ऑफ द स्ट्रिंग, दिस इज एंड, रेस्ट ऑन द वाटर 3.6 मीटर अवे एंड 2.4 मीटर अवे फ्रॉम द पॉइंट डायरेक्टली अंडर द टिप ऑफ द रॉड। ठीक है, तो ये 2.4 है। Assuming that her string from the tip of is taut, how much string does she have out if she pulls in the string at the rate of 5 meter per second? What will be the horizontal distance of the fly from her after 12 seconds? तो यार इसके अंदर तो डायग्राम देखना पड़ेगा भाई, डायग्राम में क्या है, एक बार डायग्राम देखें क्या। इसका डायग्राम दे ही नहीं रखा है इसमें एक्चुअली क्या है, डायग्राम मिसिंग है दोस्तों यार, सी फिगर लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसमें डायग्राम अगर गिवन होगा ना तो बहुत इजी क्वेश्चन होगा। मैं आपको बता देता हूँ वैसे क्या रहा होगा इसके अंदर। देखो अगर आप ध्यान से देखोगे ना, एंड 3.6 मीटर अवे एंड 2.4 मीटर फ्रॉम डायरेक्टली अंडर दैट, तो मतलब ये टोटल 3.6 मीटर है फ्रॉम हर, अवे फ्रॉम हर आएगा यहाँ पे, अवे फ्रॉम हर, राइट। तो मैं कुछ क्वेश्चंस में चेंज कर देता हूँ। तो बेटा जी ये 1.2 मीटर आ गया, राइट, ये 1.2 मीटर आ गया। अब देखो ये है ना बेटा जी आपकी 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री, तो पाइथागोरस थ्योरम लग जाएगी। तो देखो BC स्क्वायर इज इक्वल टू AD स्क्वायर, सॉरी BD स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर हो गया बेटा। तो ये 1.8 का स्क्वायर प्लस 2.4 का स्क्वायर है, जो कि बेसिकली 3 का स्क्वायर होता है। तो BC आपकी 3 आ जाएगी, है ना, सिंपल कैलकुलेशन करोगे आ जाएगा। अब क्या बोल रहा है, अज्यूमिंग दैट फ्रॉम द टिप ऑफ इज आउट हाउ मच स्ट्रिंग डज शी हैव आउट। तो देखो इतनी स्ट्रिंग बाहर है, ये देखो ये उसकी स्टिक है, इतनी स्ट्रिंग बाहर है, तो भाई 3 मीटर आउट। पहले वाले का आंसर तो ये हो गया,
ठीक है, अब आप देखो, इफ शी पुल्स इन द स्ट्रिंग, ठीक है, इफ शी पुल्स इन द स्ट्रिंग एट 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड, तो भाई 3 मीटर आउट है, 5 सेंटीमीटर कर रही है, what will be the horizontal distance of the fly from her after 12 seconds? तो ये डिस्टेंस किस प्रोपोर्शन से कम होगा, कुल मिला के यही पूछ रहा है वो। तो देखो दोस्तों, अब क्या है, 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड इंटू 12, तो ये दोस्तों 0.6 सेकेंड, 0.6 मीटर, स्ट्रिंग खत्म हो गई है। तो अब देखो दोस्तों, डायग्राम ऐसा बन गया है, ये हो रहेगा ये 2.4, ये 2.4 रह गई, करेक्ट। तो अब सेम प्रोपोर्शन में चीज़ों को कम करिए आप, 2.4 कम रह गई है। तो अब मैग्निफिकेशन फैक्टर देखो, इस डायग्राम से इस डायग्राम पे आ जाइए, ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस आपको निकालना है। क्या बोल रहा है देखो दोस्तों, क्या बोल रहा है, फाइंड व्हाट विल बी द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ऑफ द फ्लाई, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ये है, फ्रॉम हर आफ्टर 12 सेकेंड्स। तो इसको x मान लेंगे, तो देखो 1.2 अपॉन x इज इक्वल टू ये फैक्टर, स्केल फैक्टर 3 अपॉन 2.4, राइट। तो 1.2 इंटू 2.4 अपॉन 3। देखो यार, इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन डायग्राम। मेरे को लग रहा है कि डायग्राम में थोड़ा सा तो कुछ गड़बड़ होगा या कुछ और होगा। अब हमारे पास डायग्राम ही नहीं तो कैसे बनाएं इस चीज़ को, बट क्वेश्चन होगा तो ऐसे ही कुछ होगा। तो इस क्वेश्चन को एक बार फिर से देख लेंगे आप लोग, कभी भी जब देखेंगे, मतलब क्वेश्चन आएगा किस तरह से, बट डायग्राम इस क्वेश्चन में पक्का गिवन होगा दोस्तों, वरना इस तरह से नहीं आएगा, या लैंग्वेज बिल्कुल क्लियर होगी। जैसे यहाँ पे लैंग्वेज क्लियर नहीं है, ठीक है, बहुत सारे बच्चों को यही नहीं पता होगा फ्लाई फिशिंग क्या होती है ना। बच्चे मुझसे पूछते हैं कि सर फ्लाई फिशिंग का मतलब क्या होता है, ठीक है, तो फिशिंग में ऐसे करके फेंकते रख, वही वाली चीज़ है, ठीक है। चलिए, तो ये क्वेश्चन आप छोड़ भी देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। ये पॉइंट देखो फिर से आप लोगों के लिए रीट्रेट करके बता दिए, फिर से मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि ये पॉइंट्स है जो इंपॉर्टेंट है, करेक्ट। अब ये जो है, ये लास्ट चीज़ है दोस्तों, आज के लेक्चर की जो लास्ट सेक्शन है वो यही है, एरिया, रेशियो ऑफ एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ द रेशियो ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड्स। मतलब एरिया ऑफ ABC अपॉन एरिया ऑफ XYZ इज इक्वल टू BC अपॉन YZ का स्क्वायर। ये मैंने आप लोग को ऑलरेडी बता दिया था दोस्तों, स्केलिंग जो फैक्टर होना है उसका स्क्वायर होता है। इसका प्रूफ भी मैंने आपको समझाया था, क्योंकि बेस और हाइट दोनों इन्वॉल्व है, इस वजह से ऐसा होता है, करेक्ट। बेस और हाइट दोनों इन्वॉल्व है, इसलिए ऐसा होता है, ठीक है। तो आप ध्यान से देखिए दोस्तों, कंक्लूजन्स, एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल आर इन द रेशियो ऑफ स्क्वायर ऑफ करस्पॉन्डिंग एल्टीट्यूड्स ऑब्वियसली, करस्पॉन्डिंग मीडियंस ऑब्वियसली, एंगल बाइसेक्टर। भाई क्योंकि के ही रेशियो है एंगल बाइसेक्टर्स का, के ही रेशियो है मीडियंस का, के ही रेशियो है एंगल बाइसेक्टर्स का। अब अगर आप उसको स्क्वायर कर दोगे तो उसी का रेशियो में एरिया हो जाएगा, इसलिए ये पॉइंट्स लिखे हुए हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। इसको आराम से आप लोग नोट कर लीजिएगा वीडियो पॉज करके, ओके, वीडियो पॉज करके आप लोग आराम से इसको नोट कर सकते हैं, ठीक। चलिए, अब देखिए, साइड्स ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल्स आर इन द रेशियो 4:9, एरिया ऑफ दीज ट्राइंगल्स आर इन रेशियो। अब ये क्या ना, डायग्राम, ये क्वेश्चंस इस तरह से देते हैं कि बच्चा सिली मिस्टेक कर दे। और 4:9 दे दिया, बच्चा खोज हो गया कि यार ये तो परफेक्ट स्क्वायर है, तो एक्चुअली एरिया का रेशियो दे रखा है और साइड का निकाला होगा, तो 2:3 मार्क कर देते, जबकि ये गलत हो जाएगा। आपको साइड्स का रेशियो दे रखा है, तो साइड्स के रेशियो का स्क्वायर, तो 4/9 का स्क्वायर 16/81 दे ही रखा है यहाँ पे। बताओ, साइड्स ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल्स आर इन रेशियो, एरियाज ऑफ दीज ट्राइंगल्स आर इन द रेशियो। मतलब इसमें यहाँ पे 16:81 करके इसको सही कर लो, 16:81 आएगा, राइट। करस्पॉन्डिंगली बताना पड़ता है इसलिए, क्लियर। चलिए, अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, टू आइसोसेलेस ट्राइंगल्स हैव इक्वल वर्टिकल एंगल्स एंड देयर एरियाज आर इन द रेशियो 36, फाइंड द रेशियो ऑफ करस्पॉन्डिंग हाइट। बिल्कुल सिंपल है, ठीक है। इसको AL अपॉन PM मान देंगे, इसका स्क्वायर इनके एरियाज का स्क्वायर आ जाएगा। तो भैया जी AL अपॉन PM क्या 6/9 आ जाएगा, जो कि 2/3 है। पूरा है ना, इसको मार्क, इसको पूरा काट के आना यार, है ना।
2/3, ऐसा नहीं कि 6/9 पे छोड़ के आ गए। 6/9 पे छोड़ के आ गए तो हो सकता है आधा नंबर काट ले। एग्जामिनर के मूड पे डिपेंड करता है। अगर एग्जामिनर का मूड खराब है ना तो आपका इसमें काट देगा। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। द एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल्स, ट्राइंगल एबीसी एंड डीएफ आर 16 एंड 36 इफ ईएफ। अब देखो दोस्तों, बीसी और ईएफ करस्पॉन्डिंग है, तो 16/36 इज इक्वल टू बीसी अपॉन ईएफ का स्क्वायर। तो बेटा जी बीसी अपॉन ईएफ 4/6 हो गई, बीसी ईएफ 2/3 और ईएफ कितना बेटा जी 9, तो बीसी 2/3 इंटू 9 हो गई, तो 6 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर जरूर लिखना है यार, यूनिट मत लिखना भूल जाना, यूनिट लिखना भूले गेम खत्म है। ठीक है, चलिए अब असर्शन रीजन भी कर लेते हैं। एक क्वेश्चन असर्शन रीजन कर लेते हैं, ध्यान से देखना। ट्राइंगल एबीसी एंड डीएफ आर टू सिमिलर ट्राइंगल, बहुत अच्छी बात है। सच दैट बीसी 4 है, ईएफ 5 है, एरिया ऑफ ट्राइंगल 64 है, तो इसका 100 होगा। तो भाई देखो 4/5 का स्क्वायर होगा। अब देख लो 64/x 16/25, 64/x, x इधर डाल दोगे 100 आ जाएगा। बहुत सही, तो ये तो बिल्कुल सही है। एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल आर इन द रेशियो ऑफ स्क्वायर ऑफ करस्पॉन्डिंग एल्टीट्यूड्स। सही है, रीजन सही है। ठीक है, साइड्स के भी रेशियो में पर हो सकता है, तो असर्शन इज ट्रू, रीजन इज ठीक है। एरियाज ऑफ सिमिलर ट्राइंगल आर इन द रेशियो ऑफ स्क्वायर ऑफ करस्पॉन्डिंग एल्टीट्यूड, बिल्कुल। तो ए आंसर ही आएगा इसका भी। असर्शन इज ट्रू, रीजन इज ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट रीजन। करेक्ट। ठीक है, कुछ बच्चे अब ऐसा सोच सकते हैं कि सर एल्टीट्यूड्स के रेशियो पे तो नहीं आना चाहिए, एल्टीट्यूड का स्क्वायर तो नहीं आना चाहिए, स्क्वायर ऑफ साइड होना चाहिए। स्क्वायर ऑफ साइड भी इक्वलेंट है, एल्टीट्यूड भी इक्वलेंट है। ठीक है, चलिए अब ये केस स्टडी का क्वेश्चन है। विजय इज ट्राइंग टू फाइंड द एवरेज हाइट ऑफ अ टावर नियर हिज हाउस, ही इज यूजिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ सिमिलर ट्राइंगल। ऐसे ही बेसिकली देखो माउंट एवरेस्ट वगैरह सबके हाइट ऐसे ही निकली है। द हाइट ऑफ विजय हाउस इज 20 मीटर। ठीक है, ठीक है, और ध्यान से देखना, द हाइट ऑफ विजय हाउस इज 20 मीटर एंड विजय हाउस कास्ट अ शैडो 10 मीटर लॉन्ग ऑन द ग्राउंड। At the same time, the tower cast a shadow 50 meter long on the ground and the house of Ajay cast 20 meter shadow on the ground. गजब यार दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा शेडो हो रही है यहाँ तो। ठीक है, he is using the properties of similar triangle. ठीक है, तो देखो दोस्तों यहाँ पे क्या ना, सन है जो शेडो बना रहा है सबकी, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। तो ये विजय का हाउस है। देखो अब आगे बढ़ते हैं ना अपन, तो पहले बना लेते, देखो ये विजय का हाउस के लिए बना लेते। ठीक है, विजय ही इज यूजिंग द प्रॉपर्टी, द हाइट ऑफ विजय हाउस इज 20 मीटर और उसकी शेडो बन रही है 10 मीटर की। ठीक है, एट द सेम टाइम द टावर कास्ट द शेडो 50 मीटर लॉन्ग ऑन द ग्राउंड। ठीक है, राइट। अब हम लोग क्या अज्यूम कर रहे हैं ना कि सबका एंगल इक्वल है। तो ये देखो, ये विजय, ये टावर है, ये अजय है, राइट। तो देखो इसकी शेडो 20 है, इसकी शेडो 50 है। अब आपको ध्यान से देखना है 1:2 का रेशियो, तो इधर भी 1:2 का रहेगा, इधर भी 1:2 का रहेगा। तो देखो आ तो गया है। अब देखते क्वेश्चन क्या पूछता है। हाइट ऑफ अजय पूछेगा तो 40 मीटर, हाइट ऑफ टावर पूछेगा तो 100। ठीक है, अब व्हाट इज द हाइट ऑफ द टावर, 100 मीटर अपन निकाल के बैठे हैं, अपन निकाल के बैठे हैं दोस्तों, राइट। फिर व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ शेडो ऑफ द टावर व्हेन विजय हाउस कास्ट अ शेडो ऑफ 12 मीटर। ठीक है, तो आप ध्यान से देख लो आप क्या बोल रहा है, शेडो ऑफ टावर, लेंथ ऑफ द शेडो ऑफ टावर। तो भाई देखो 100 अपॉन उसकी शेडो, और आपका ये कितना था यार, इसका 20 था, 20/12,
तो ये 5 हो गया, तो 60 मीटर आ गई। 60 मीटर आ गई। सिंपल कैलकुलेशन है दोस्तों, कुछ नहीं कर रहा हूं मैं, सिंपल कैलकुलेट कर रहा हूं, सिंपल कैलकुलेट कर रहा हूं, राइट। चलिए अब व्हाट विल बी द अजय का हाउस भी निकाल लिया था अपने, 40 मीटर निकाला था। कितना निकाला था भाई अजय का हाउस? अजय से पूछे, अजय का देखो 40 मीटर निकाला था, वही 2:1 2:1 2:1 सेम। तो 40 मीटर अजय का हाउस है, राइट। सिंपल से क्वेश्चन है। अब व्हेन द टावर 40 मीटर सेम टाइम, देखो अब टावर की हाइट 100 थी, शेडो 40, व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ द शेडो ऑफ अजय हाउस? ये आ गया x, 1 0 1 0 कैंसिल, 1 0 1 0 कैंसिल, x इक्वल टू 16। तो भाई 16 मीटर की शेडो आ जाएगी अजय के घर की। मजा आ गया ना अजय विजय के क्वेश्चन में? अजय विजय के क्वेश्चन में मजा आ गया आपको? सिंपल क्वेश्चन है, देखो अगर सिंपल प्रॉपर्टी लगा दोगे, अब तक आपका ये सॉल्व हो जाना चाहिए था, इसलिए इतना फास्ट सॉल्व किया है। व्हेन द टावर कास्ट शैडो ऑफ 40 मीटर, द शैडो ऑफ विजय, ठीक है। अब विजय का घर 20 मीटर का था शायद, जितना मुझे याद है, उसकी शैडो x मान लो, 100/40 मान लो, तो x 8 आ जाएगा, राइट। 5 क्वेश्चन आते हैं केस में, आ गए आपका 5। और इसमें क्या ना, देखो ज्यादा कैलकुलेशन नहीं करनी होती, ऑप्शन मार्क करने होते हैं, ठीक। चलो, DEF रेस्पेक्टिव टू द मिड पॉइंट्स, फाइंड द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल DEF एंड ABC। अब ये देखो दोस्तों, इसको ध्यान से देखना आप, राइट। डायग्राम अच्छे से बनाएंगे, ABC। अब बेटा जी देखो, AB का D है, राइट, BC का E है, और ये F है, ठीक है। अब मुझसे DEF और ABC का एरिया पूछा। अब ध्यान से देखिएगा आप, ट्राइंगल ADF इज सिमिलर टू ट्राइंगल ABC। इसका मतलब ADF का जो एरिया होगा, एरिया ऑफ ADF अपॉन एरिया ऑफ ABC विल बी इक्वल टू DF अपॉन BC का स्क्वायर। तो क्योंकि देखो DF BC की आधी है, तो इसका मतलब ADF का एरिया इज 1/4 एरिया ऑफ ABC। तो सिमिलर, फिर लिख लो, फिर आप ना सिमिलरली करके लिख सकते हो, एरिया ऑफ BDE यही होगा, एरिया ऑफ FEC भी यही होगा। अब देखिए, एरिया ऑफ ट्राइंगल ADEF इज इक्वल टू एरिया ऑफ ABC माइनस एरिया ऑफ ADF माइनस एरिया ऑफ BDE माइनस एरिया ऑफ FCE। तो अब ध्यान से देखिए, 1/4 एरिया ऑफ ABC आ गया, तो इनका रेशियो यहां से 1:4 आ गया, करेक्ट। बहुत सिंपल सी चीज है, पूरा बट लिखना पड़ता है इसको, अगर लिखोगे नहीं तो गलत हो जाएगा, लिखोगे नहीं तो गलत हो जाएगा भाई, पहले ही बता रहा हूं, राइट। तो वीडियो को पॉज करके इन सब चीजों को नोट कर लीजिएगा, नोट नहीं करेंगे तो गलत हो जाएगा, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं। 2 पोल्स ऑफ हाइट 6 मीटर एंड 11 मीटर स्टैंड ऑन द प्लेन ग्राउंड। बहुत अच्छी बात है। इफ द डिस्टेंस बिटवीन द फीट ऑफ द पोल्स इज 12, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन देयर टॉप्स। देखो ये है ऐसा, करेक्ट। बना लेते हैं ऐसे, क्या ही जा रहा है अपना। देखो 6 मीटर ये है, 11 मीटर ये है, ठीक है, ये 12 है, ये ठीक है, राइट। ये हम लोगों को दे रखा है, ओके। अब ध्यान से देखना आप लोग, थोड़ा सा ध्यान से देखना आप लोग, कैसे होगा। 2 पोल्स ऑफ हाइट 6 मीटर 11 मीटर स्टैंड ऑन द प्लेन ग्राउंड। इफ द डिस्टेंस बिटवीन देयर फीट ऑफ द पोल्स इज 12 मीटर, ये 12 है,
फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन देयर टॉप्स। तो ये डिस्टेंस हम लोगों को निकालना है, ठीक है। अब आप ध्यान से देखना दोस्तों, ना देखो A B C D E, ठीक है। इनको वेरिएबल से रिप्रेजेंट करते थे, A B C, मुझे C निकालना है, ओके। अब देखिए ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल ADE, तो इसका मतलब AB अपॉन AD इज इक्वल टू BC अपॉन DE इज इक्वल टू AC अपॉन AE। अब AB A है, AD A प्लस 12 है, BC 6 है, DE 11 है, AC B है, AE B प्लस C है। अब यहां पे आपका गेम बन गया है, यहां पे आपका गेम बन गया। देखो 11A इज इक्वल टू 6A प्लस 72, तो 5A इक्वल टू 72, तो A आपका 14.4 आ गया है, विच इज गुड। मगर है ना, इसको 72/5 ही लिखोगे तो बढ़िया रहेगा, ठीक है। अब देखो दोस्तों, बट गेम बन भी गया, खराब भी हो गया, क्योंकि कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा आ गई है। अब आपका यहाँ पे देखिए, 6/11 इज इक्वल टू B अपॉन B प्लस C आ गया, तो 6B प्लस 6C इज इक्वल टू 11B, तो 6C इज इक्वल टू 5B आ गया, तो C बेसिकली 5/6B आ गया। तो बेटा जी अगर मैं B निकालने में कामयाब हो जाता हूं तो मेरा काम हो जाएगा। अब ये राइट एंगल ट्राइंगल देखिए, 6 स्क्वायर प्लस A स्क्वायर इज इक्वल टू B स्क्वायर, ये 36 है। अब A स्क्वायर को देखिए, ये है प्रॉब्लम, 72/5 का स्क्वायर इज इक्वल टू B स्क्वायर, ठीक है। अब देखो, बट मैं थोड़ी सी चालाकी करूंगा यहाँ पे, B स्क्वायर 36 मैंने यहाँ पे कॉमन लिया, तो बेटा जी ये 1 प्लस, अब ये देखो 72/5 का स्क्वायर, 72/5 का स्क्वायर इज इक्वल टू 72/5 इंटू 72/5 होगा। अब इसमें से अगर आप 36 बाहर ले लो तो ये 144/25 हो जाएगा ना, तो इसको 144/25 लिख दिया मैंने, तो ये 36 इंटू 169/25 हो गया। अब इसको स्क्वायर रूट लोगे तो B कितना आ गया बेटा, 6 इंटू 13/5, राइट। और अब आप देखो C 5/6 इंटू B क्या है, 13 इंटू 6/5, कितना अच्छा आंसर आ गया। देखो इवेंचुअली 13 मीटर, आंसर कितना अच्छा आ गया, आंसर कितना अच्छा आ गया इवेंचुअली। देखो आप इसको ना वैसे ऐसे भी कर सकते थे ना, अपन ने इतनी मेहनत करी फालतू में, बिना सिमिलरिटी के भी कर सकते थे। ये तो सिमिलरिटी में आपने जबरदस्ती किया है। देखो सिंपल यहाँ पे डालो 90 डिग्री, अब ये 6 है तो ये भी 6 है, ये 6 है तो ये 5 है, ये 5 है तो ये 12 है, तो सीधा 13 आ जाता ना। देखो सिंपल 13 आ जाता पाइथागोरस थ्योरम से। तो एक्चुअली क्या पाइथागोरस थ्योरम भी यहाँ पे कवर्ड है, तो इसलिए इस तरह से कर सकते हैं। ओके चलिए, अब ये है ना दोस्तों, सर्कल के चैप्टर में कराएंगे आपको, ये होमवर्क है आप लोगों के लिए। जब सर्कल का चैप्टर हम आपको कराएंगे ना तो आपको डेफिनेटली बताएंगे। तो अब दोस्तों आप लोगों का काम क्या है, अगर आप लोग इस लेक्चर में यहाँ तक पहुँचे हैं तो प्लीज़ लिखिए कमेंट सेक्शन में, आई हैव कंप्लीटेड दिस लेक्चर एंड सफिशिएंटली इंप्रूव्ड माय ट्रायंगल चैप्टर। दूसरा आप लोग ये चीज़ भी लिख सकते हैं कि आपको और कौन कौन से चैप्टर्स हम लोगों से चाहिए, ताकि मैं, धैर्य मैम, हम सब मिल करके आप लोगों को पूरी तरह से पढ़ा सकें। आई होप यू लाइक द वीडियो, इफ यू डू लाइक इट प्लीज़ डू शेयर इट, लेट्स क्रैक इट।